हेलो एंड वेलकम टू ब्रिजबाला एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज के इस एजुकेशनल लेक्चर में बच्चों हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th के सोशल साइंस के हिस्ट्री चैप्टर सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन को। बच्चों ये इस चैप्टर का पार्ट 2 वीडियो है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं जहां से हमें कंटिन्यू करना है। द फेब्रुअरी रेवोल्यूशन इन पेट्रोग्रेड। पेट्रोग्रेड एक सिटी का नाम है। पहले इसका नाम सेंट पीटर्सबर्ग होता था, लेकिन जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान एंटी जर्मन सेंटिमेंट्स बढ़ने लगे रशिया में, तो उसका नाम बदल के पेट्रोग्रेड कर दिया गया। 1917 की विंटर में पेट्रोग्रेड जो कि कैपिटल थी, वहां पे कंडीशंस काफी खराब हो गई। द लेआउट ऑफ द सिटी सीम टू एम्फसाइज द डिविजन्स अमंग इट्स पीपल। जो कंडीशन थी, जो डिवीजन थी लोगों के बीच में, वो और ज्यादा उभर के सामने आने लगी। लोगों के बीच में जो डिवीजन्स थी। द वर्कर्स क्वार्टर्स एंड फैक्ट्रीज वर लोकेटेड ऑन द राइट बैंक ऑफ रिवर नेवा। जो वर्कर्स के क्वार्टर्स थे, जहां पे वर्कर्स रहते थे, और जो फैक्ट्रीज थी वो रिवर नेवा के किनारे के राइट साइड में मौजूद थे। लेफ्ट बैंक में फैशनेबल एरियाज मौजूद थे। विंटर पैलेस था, ऑफिशियल बिल्डिंग्स थी, सरकारी बिल्डिंग्स थी, और वो महल भी था जहां पे ड्यूमा की मीटिंग्स होती थी, जहां पे ड्यूमा की मीटिंग हुई थी। तो दो किनारे थे रिवर नेवा के। एक तरफ जहां वर्कर्स के क्वार्टर थे, मैले कुचैले तंग गलियों वाले, वहीं दूसरी तरफ आलीशान महल थे, ऑफिशियल बिल्डिंग्स थी बड़ी बड़ी। ठीक है। फरवरी 1917 में फूड शॉर्टेज, वर्कर्स के क्वार्टर्स में खाने की काफी कमी हो गई, क्योंकि उस दौरान जो सर्दियां हुई थी वो काफी ठंडी सर्दियां रही थी, और बहुत ज्यादा फ्रोस्ट और हैवी स्नोफॉल हुआ था 1917 की फरवरी में। पार्लियामेंटेरियंस विशिंग टू प्रिजर्व इलेक्टेड गवर्नमेंट वर अपोज्ड टू द ज़ार्स डिजायर टू डिसॉल्व द ड्यूमा। पार्लियामेंटेरियंस जो थे, जो कि इलेक्टेड गवर्नमेंट्स को बचाना चाहते थे, वो लोग जो कि इलेक्टेड गवर्नमेंट को यानी ड्यूमा को बचाना चाहते थे, वो जार के खिलाफ हो रहे थे। क्यों? क्योंकि जार जो है वो ड्यूमा को डिसॉल्व कर रहा था, यानी जार के खिलाफ सेंटीमेंट्स बढ़ रहे थे उन दिनों। 22 फरवरी को एक लॉकआउट हुआ राइट बैंक पे, रिवर नेवा के राइट बैंक पे एक फैक्ट्री में। अगले दिन 50 फैक्ट्रीज के वर्कर्स ने एक स्ट्राइक यानी एक हड़ताल शुरू कर दी उन वर्कर्स की जो है सपोर्ट में, जिन्होंने लॉकआउट किया था 22 फरवरी को। बहुत सी फैक्ट्रीज में औरतों ने भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, हड़ताल में हिस्सा लिया, स्ट्राइक में हिस्सा लिया। इसीलिए इस दिन को 22 फरवरी को इंटरनेशनल वुमेन्स डे के तौर पे भी माना जाता है, बनाया जाता है। डेमोन्स्ट्रेटिंग वर्कर्स क्रॉस्ड फ्रॉम द फैक्ट्री क्वार्टर्स टू द सेंटर ऑफ द कैपिटल द नेव्स्की प्रोस्पेक्ट। जो वर्कर्स हड़ताल कर रहे थे, जुलूस निकाल रहे थे, वो फैक्ट्री क्वार्टर से बढ़ते हुए कैपिटल के सेंटर तक पहुंच गए, नेव्स्की प्रोस्पेक्ट तक पहुंच गए। एट दिस स्टेज नो पॉलिटिकल पार्टी वाज एक्टिवली ऑर्गेनाइजिंग द मूवमेंट। ये मूवमेंट काफी बड़ा हो गया था, कोई बड़ी पॉलिटिकल पार्टी इसको ऑर्गेनाइज नहीं कर रही थी, फिर भी ये रेवोल्यूशन काफी जो है पॉपुलर हो गया था। एज द फैशनेबल क्वार्टर्स एंड ऑफिशियल बिल्डिंग्स वर सराउंडेड बाय वर्कर्स द गवर्नमेंट इंपोज्ड अ कर्फ्यू। जैसे ही जो ये वर्कर्स थे, ये उन फैशनेबल क्वार्टर्स, आलीशान बंगलों में, ऑफिशियल बिल्डिंग्स के आसपास पहुंचे तो सरकार ने कर्फ्यू लगा दिया। जो डेमोन्स्ट्रेटर्स थे, जो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, उनको इवनिंग तक भगा दिया गया वहां से, रिवर नेवा के लेफ्ट साइड से, ऑफिशियल बिल्डिंग्स के आसपास से, फैशनेबल बंगलोज के आसपास से उनको भगा दिया गया। लेकिन 24 और 25 फरवरी को वो दोबारा वापस आए। द गवर्नमेंट कॉल्ड आउट द कैवेलरी एंड पुलिस टू कीप एन आई ऑन देम। गवर्नमेंट ने कैवेलरी को, अपनी सेना को बुला लिया, पुलिस को बुला लिया, उनके ऊपर नजर रखने के लिए कि कहीं वो गड़बड़ ना करें। संडे 25 फरवरी को गवर्नमेंट ने ड्यूमा को डिसॉल्व कर दिया। ठीक है, ड्यूमा को सस्पेंड कर दिया। जो पॉलिटिशियंस थे, जो कि इलेक्टेड गवर्नमेंट के सपोर्ट में थे जो लोग, उन्होंने सरकार के इस कदम को गलत माना। डेमोन्स्ट्रेटर्स रिटर्न्ड इन फोर्स टू द स्ट्रीट्स ऑफ लेफ्ट बैंक ऑन 25 को गवर्नमेंट ड्यूमा को डिसॉल्व करती है। ये सब जार का किया धरा था, वहां की रशिया की किंग का किया धरा था। पॉलिटिशियंस इसके खिलाफ थे। तो जहां वर्कर्स अपनी मूवमेंट कर रहे थे, दूसरी तरफ जो पॉलिटिशियंस थे वो भी उस मूवमेंट में शामिल होने लगे। क्यों? क्योंकि ड्यूमा का सस्पेंशन उन्हें सही नहीं लगा।
27 को पुलिस हेडक्वार्टर्स को लूट लिया गया। द स्ट्रीट्स थ्रोंग्ड विद पीपल रेजिंग स्लोगन्स अबाउट बेड वेजेस बेटर आवर्स एंड डेमोक्रेसी। 27 फरवरी को गलियों में लोग घूम रहे थे नारे लगाते हुए। किस चीज के नारे लगाते हुए? कि हमें ब्रेड, वेजेस, बेटर लिविंग कंडीशन, बेटर वर्किंग आवर्स और डेमोक्रेसी चाहिए अपने देश में। तो ये सब स्लोगन्स मतलब लगाते हुए, नारे लगाते हुए 27 फरवरी को गलियों में लोग घूम रहे थे। गवर्नमेंट ने सिचुएशन को कंट्रोल करने की बहुत कोशिश की। दोबारा से कैवेलरी बुलाई गई, लेकिन कैवेलरी ने डेमोन्स्ट्रेटर्स के ऊपर, जुलूस निकालने वालों के ऊपर, प्रदर्शन कर रहे लोगों के ऊपर फायर करने से मना कर दिया। कैवेलरी ने मना कर दिया ये करने से। ठीक है। एन ऑफिसर वाज शॉट एट द बैरक्स ऑफ अ रेजिमेंट एंड 3 अदर रेजिमेंट्स म्यूटिनीड। अब देखिए गवर्नमेंट के लिए कंडीशन और खराब हो गई। कैसे खराब हो गई? एक तरफ जहां पब्लिक डेमोन्स्ट्रेट, वर्कर्स मूवमेंट कर रहे थे, पॉलिटिशियंस मूवमेंट कर रहे थे, वहीं आर्मी भी, उनकी कैवेलरी भी उनके खिलाफ हो गई। कैसे खिलाफ हो गई? एक ऑफिसर को गोली मार दी गई, एक रेजिमेंट में अपने बैरक्स में उसको गोली मार दी गई, और फिर 3 और रेजिमेंट्स ने म्यूटिनी कर दी। म्यूटिनी का मतलब सैनिक विद्रोह। आर्मी जब विद्रोह करती है तो उसको म्यूटिनी कहा जाता है। तो 3 वोटिंग टू ज्वाइन द स्ट्राइकिंग वर्कर्स, और वो भी हड़ताल कर रहे, जुलूस निकाल रहे वर्कर्स के साथ शामिल हो गए। उस इवनिंग तक सोल्जर्स और हड़ताल कर रहे वर्कर्स मिले आपस में, और उन्होंने एक सोवियत या फिर एक काउंसिल बनाई उसी बिल्डिंग में जहां पे ड्यूमा मिली थी। और इस सोवियत को, इस एसोसिएशन को नाम दिया गया पेट्रोग्रेड सोवियत। तो यानी हम क्या कह सकते हैं? फरवरी रेवोल्यूशन में जिन सोल्जर्स ने, जिन वर्कर्स ने हिस्सा लिया था, उन्होंने जिस जगह पे ड्यूमा मिला करती थी, उसी जगह पे इकट्ठा होकर पेट्रोग्रेड सोवियत नाम की एक एसोसिएशन, एक पार्टी, एक काउंसिल बनाई। अगले दिन एक डेलीगेशन, इसी पार्टी का, पेट्रोग्रेड सोवियत का एक डेलीगेशन किंग से मिलने जाता है, जार से मिलने जाता है। मिलिट्री कमांडर्स एडवाइज्ड हिम टू एब्डिकेट। जो मिलिट्री कमांडर्स हैं वो किंग को अपनी गद्दी छोड़ने के लिए कहते हैं। ही फॉलोड देयर एडवाइस एंड एब्डिक्टेड ऑन 22 मार्च। उसने उनके एडवाइस को फॉलो करना ही था। क्यों? क्योंकि उसके पास कोई चारा नहीं था। जब मिलिट्री उसके हाथ में नहीं है, जब उसकी देश के जनता के वर्कर्स, जो कि सबसे बड़ी पॉपुलेशन थी, वो उसके साथ नहीं है, तो उसको करना ही था। 22 मार्च को वो अपना जो है वो छोड़ देता है सब कुछ। सोवियत लीडर्स, पेट्रोग्रेड सोवियत के लीडर्स और ड्यूमा लीडर्स एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाते हैं जार के हट जाने के बाद, जो कि देश को चलाने का जिम्मा लेती है। यानी जार के 2 मार्च को जार के हट जाने के बाद, इस्तीफा दे देने के बाद, एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई जाती है, एक टेम्पररी गवर्नमेंट बनाई जाती है, जो पेट्रोग्रेड सोवियत और ड्यूमा लीडर्स के मिलने से बनती है। रशियाज फ्यूचर्स वुड बी डिसाइडेड बाय अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। रशिया का जो फ्यूचर है अब वो था एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के हाथों में, जिसको यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज के तहत, यानी सब लोगों से वोटिंग करा के जिसको चुना गया था। पेट्रोग्रेड हैड द फेब्रुअरी रेवोल्यूशन दैट ब्रोट डाउन द मोनार्की इन फरवरी 1917। पेट्रोग्रेड में हुए फरवरी 1917 वाले रेवोल्यूशन की वजह से ही जार को एब्डिक्ट करना पड़ा, अपनी गद्दी को छोड़ना पड़ा। ठीक है। देखिए यहां पे एक ब्लू बॉक्स दिया गया है। फरवरी रेवोल्यूशन में विमेन का क्या जो है रोल था। विमेन वर्कर्स जो थे वो अपने मेल को वर्कर्स को इंस्पायर करते थे। लॉरेंस टेलीफोन फैक्ट्री में मार्फा वेसिलेवा ने एक बहुत सक्सेसफुल स्ट्राइक ऑर्गेनाइज की थी, सिंगल हैंडेडली, बिना किसी की हेल्प के। ठीक है। उस मॉर्निंग में, वीमेंस डे की सेलिब्रेशन में, वीमेन वर्कर्स ने प्रेजेंट किया था, रेड बोज दिए थे, रेड कलर के जो है तीर धनुष दिए थे मेन वर्कर्स को। मार्फा वेसिलेवा जो कि एक माइलिंग मशीन ऑपरेटर थी, उसने काम छोड़ दिया और एक स्ट्राइक ऑर्गेनाइज की इस फीमेल वर्कर ने, जो माइलिंग मशीन ऑपरेटर थी। द वर्कर्स ऑन द फ्लोर वर रेडी टू सपोर्ट हर। जो साथ में काम करने वाले वर्कर्स थे वहां पे, उन्होंने उस लेडी का सपोर्ट किया। द फोरमैन इन्फॉर्म द मैनेजमेंट एंड सेंट हर अ लॉफ ऑफ ब्रेड। फोरमैन ने मैनेजमेंट को इन्फॉर्म किया और उसको लॉफ ऑफ ब्रेड जो है भेजा तोहफे के तौर पे। शी टुक द ब्रेड बट रिफ्यूज टू गो बैक टू वर्क। ठीक है। मैनेजमेंट ने उसको एक लॉफ ऑफ ब्रेड भेजा, लेकिन जो ये मार्फा थी, इसने काम कंटिन्यू करने से मना कर दिया। एडमिनिस्ट्रेटर ने दोबारा उससे पूछा कि वो काम क्यों नहीं करना चाह रही। उसने कहा
आई कैन नॉट बी द ओनली वन हु इज सैटिएटेड व्हेन अदर्स आर हंग्री। मैं इस लोफ ऑफ ब्रेड को खुद एक्सेप्ट नहीं कर सकती जबकि मेरे साथी जो वर्कर्स हैं वो भूखे हैं। Women workers from other sections of the society gathered around Marfa in support and gradually और other women ceased working। धीरे धीरे मार्फा की इसी जो है पॉलिसी की वजह से कि मैं अकेली खा जाऊं, मेरे साथ वाली भूखी रही, मुझे मंजूर नहीं है, तो वीमेन वर्कर्स ने मार्फा को सपोर्ट करना शुरू किया और बहुत सारी महिला वर्कर्स ने अपना काम बंद कर दिया। सून द मैन डाउन्ड देयर टूल्स एज वेल, द एंटायर क्राउड रश्ड ऑन टू द स्ट्रीट। जल्दी ही उन फैक्ट्रियों के मैन वर्कर्स ने भी अपने औजार वापिस रख दिए, काम बंद कर दिया और सब गलियों में निकल पड़े सरकार के खिलाफ। अब आगे आता है फरवरी के बाद क्या हुआ। देखिए अब तक क्या हुआ था। अब तक सोल्जर्स और वर्कर्स की स्ट्राइक की वजह से जार को अपनी गद्दी छोड़नी पड़ी। एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बना दी गई जो पेट्रोग्रेड सोवियत और ड्यूमा के लीडर्स के चुनने से बनी थी। एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी बना दी गई थी। तो अब फरवरी के बाद रशिया में क्या कुछ हुआ वो हम पढ़ते हैं। आर्मी ऑफिशियल्स, लैंड ओनर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट वर इन्फ्लुएंशियल इन प्रोविजनल गवर्नमेंट। अब जो प्रोविजनल गवर्नमेंट बनी थी उसमें ज्यादातर आर्मी ऑफिशियल्स, जमीनों के मालिक या इंडस्ट्रियलिस्ट थे। बट द लिबरल्स एज वेल एज सोशलिस्ट अमंग देम वर्कड टुवर्ड्स एन इलेक्टेड गवर्नमेंट। जो लिबरल्स और सोशलिस्ट थे कुछ एक प्रोविजनल गवर्नमेंट में, वो एक इलेक्टेड गवर्नमेंट चाहते थे जिसको देश की जनता चुने। रिस्ट्रिक्शंस ऑन पब्लिक मीटिंग्स एसोसिएशंस वर रिमूव्ड। पब्लिक मीटिंग्स और पब्लिक के यूनियंस बनाने पे जो बैन लगा रखे थे जार ने, वो हटा दिए गए। पेट्रोग्रेड सोवियत जैसी यूनियंस हर जगह बनने लगी। लेकिन इलेक्शन का जो सिस्टम था वो हर जगह अलग अलग था। इस इलेक्शन का कोई कॉमन सिस्टम नहीं था इन सोवियत्स में। अप्रैल 1917 में बोल्शेविक लीडर व्लादिमीर लेनिन रशिया में वापस आ गए एग्जाइल के बाद। उसको एग्जाइल दे दिया गया था, उसको रशिया से बाहर निकाल दिया गया था, ठीक है। लेकिन अप्रैल 1917 में वो वापस आ गए। उन्होंने और बोल्शेविक्स ने वॉर को हमेशा अपोज किया था 1914 से लेके लास्ट तक। नाउ ही फेल्ट इट वाज टाइम टू फॉर सोवियट्स टू टेक ओवर पावर। अब व्लादिमीर लेनिन को लगता था कि अब सोवियत का टाइम आ गया है कि वो रशिया की पावर को अपने हाथ में ले ले। उसने डिक्लेयर किया कि अब इस लड़ाई को और आगे ना बढ़ाया जाए, बंद कर दिया जाए। लैंड को पीजेंट्स के नाम कर दिया जाए और जितने भी बैंक्स हैं उनको सरकारी बना दिया जाए, राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए सारे बैंकों का। These three demands were Lenin's April thesis। इन्हीं 3 डिमांड्स को अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है अप्रैल थीसिस। 3 डिमांड्स थी अप्रैल थीसिस में, ठीक है। लड़ाई बंद कर दी जाए, बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया जाए और लैंड जो है वो पीजेंट्स के नाम, किसानों के नाम कर दी जाए, ठीक है। और व्लादिमीर लेनिन चाहते थे कि बोल्शेविक पार्टी का नाम बदल के कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया जाए ताकि इसकी जो रेडिकल एम्स हैं, इसके जो लक्ष्य हैं सरकार में आने के बाद, वो सबको क्लियर हो जाएं। मोस्ट अदर्स इन द बोल्शेविक पार्टी वर इनिशियली सरप्राइज्ड बाय अप्रैल थीसिस। बोल्शेविक पार्टी के ज्यादातर बड़े लीडर्स अप्रैल थीसिस से, इन 3 पॉइंट्स से काफी सरप्राइज्ड थे। They thought that the time was not yet ripe for a socialist revolution and provisional government needed to be supported। बहुत सारे बोल्शेविक पार्टी के लीडर्स ये मानते थे कि ये वो वक्त नहीं है कि हम सोशलिस्ट रेवोल्यूशन लाएं देश में, क्योंकि अभी अभी जार ने अपनी गद्दी छोड़ी है, एक नई नई सरकार बनी है, तो हमें उस प्रोविजनल गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए। ऐसा कुछ बोल्शेविक लीडर्स का मानना था। यानी कुछ बोल्शेविक लीडर्स व्लादिमीर लेनिन के खिलाफ भी थे, क्योंकि वो मानते थे कि देश में इतना बड़ा रेडिकल चेंज शायद एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, देश की इकोनॉमी में कहीं बहुत बड़ा जो है ब्रेकडाउन ना आ जाए, ऐसा उनको लगता था। बट द डेवलपमेंट्स ऑफ द सब्सिक्वेंट मंथ्स चेंज्ड देयर एटीट्यूड। लेकिन आने वाले कुछ महीनों में जो कुछ हुआ रशिया में, उसने बोल्शेविक लीडर्स की थिंकिंग को चेंज कर दिया। यहां पे स्टूडेंट्स लेनिन की एक इमेज दिखा रखी है। अप्रैल 1917 में वो वर्कर्स की एक जो है सभा को एड्रेस कर रहे हैं, भाषण दे रहे हैं। थ्रू द समर द वर्कर्स मूवमेंट स्प्रेड। वर्कर्स की जो मूवमेंट थी वो अभी भी वो सोशलिज्म के सपोर्ट में मूवमेंट कर रहे थे, अपने लिए मूवमेंट कर रहे थे। तो वो मूवमेंट समर के दौरान काफी फैलने लगी। इन इंडस्ट्रियल एरियाज फैक्ट्री कमेटीज वर फॉर्म्ड विच बिगेन क्वेश्चनिंग द वे इंडस्ट्रियलिस्ट्स रैन देयर फैक्ट्रीज। इंडस्ट्रीज में कमेटीज बना दी गई और वो कमेटीज इंडस्ट्रियलिस्ट्स को, जिनकी फैक्ट्रीज हैं,
उनको क्वेश्चन करने लगी उनके काम करने के तरीके को लेके। ट्रेड यूनियंस बनने लगी, सोल्जर्स की कमेटीज बनने लगी आर्मी में। जून में लगभग 500 सोवियत्स ने ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत्स में अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजे थे। यानी 500 के आसपास नई यूनियंस बनने लगी थी, जिनमें से काफी जो थी वो फैक्ट्री यूनियन थी, काफी वर्कर यूनियंस थी, और काफी सोवियत्स थी, काफी सोल्जर कमेटीज थी। ठीक है, तो 500 के आसपास सोवियत्स ने अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजे थे ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत्स की मीटिंग में। जैसे कि प्रोविजनल गवर्नमेंट को लगने लगा कि उसकी पावर कम हो गई है और बोल्शेविक्स की इन्फ्लुएंस बढ़ रही है रशिया में, उसने कुछ इफेक्टिव और कुछ कड़े कदम उठाने की सोची, ताकि उसके खिलाफ जो डिसकंटेंट, जो असंतुष्टि फैल रही है देश में, उसको कंट्रोल किया जाए। यानी प्रोविजनल गवर्नमेंट जो है वो अपनी ही जनता के खिलाफ कुछ कड़े कदम उठाने की सोचने लगी। इट रेजिस्टेड अटेम्प्ट्स बाय वर्कर्स टू रन फैक्ट्रीज एंड बिगेन अरेस्टिंग लीडर्स। वर्कर्स ने जब फैक्ट्रीज को कंट्रोल करने की कोशिश की, फैक्ट्रीज का कंट्रोल इंडस्ट्रियलिस्ट्स के हाथों से लेने की कोशिश की जब वर्कर्स की यूनियंस ने, तो प्रोविजनल गवर्नमेंट ने वर्कर लीडर्स को, कमेटी के लीडर्स को, मजदूरों की संस्था के लीडर्स को जेलों में डालना शुरू कर दिया। पॉपुलर डेमोन्स्ट्रेशन स्टेज्ड बाय द बोल्शेविक्स इन जुलाई 1917 वर स्टर्नली रिप्रेस्ड। जो प्रदर्शन कर रहे थे बोल्शेविक्स अप्रैल 1917 में, जुलाई 1917 में सरकार के खिलाफ, उसको सप्रेस कर दिया गया। बहुत सारे बोल्शेविक लीडर्स भाग गए या फिर छिप गए, नजरबंद हो गए। कंट्री साइड में, गांव वाले इलाकों में पीजेंट्स और किसान और सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी लीडर्स चाहते थे कि लैंड की रीडिस्ट्रीब्यूशन की जाए, लैंड को बराबर बराबर बांट दिया जाए किसानों में और सब में। लैंड कमेटीज वर फॉर्म्ड टू हैंडल दिस। इस काम को करवाने के लिए लैंड कमेटीज बना दी गई। एनकरेज्ड बाय सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज, पीजेंट सीज्ड लैंड बिटवीन जुलाई एंड सितंबर 1917। अब अपनी बढ़ती इन्फ्लुएंस का फायदा उठा के किसानों ने जमीनों के ऊपर कब्जे करने शुरू कर दिए जुलाई और सितंबर 1917 के दौरान। तो ये सब हो रहा था। यानी जार के अपनी गद्दी छोड़ देने के बाद भी रशिया में काफी कुछ बदलना बाकी था। इस फिगर में देखिए, जुलाई डेज एक प्रो बोल्शेविक डेमोन्स्ट्रेशन हुई थी 17 जुलाई 1917 को, और आर्मी ने इस बोल्शेविक डेमोन्स्ट्रेशन के ऊपर फायरिंग की और लोग भाग रहे थे बचने के लिए। आगे आता है अक्टूबर रेवोल्यूशन। अब देखिए, आप ध्यान रखें, फेब्रुअरी रेवोल्यूशन क्या हुई थी। फेब्रुअरी रेवोल्यूशन पेट्रोग्रेड में हुई थी मेनली। उस रेवोल्यूशन में के बाद सोल्जर्स और वर्कर्स ने पेट्रोग्रेड सोवियत बनाई थी। पेट्रोग्रेड सोवियत के रिप्रेजेंटेटिव्स ने जार को हटने के लिए मना लिया था, और 2 मार्च 1917 को जार ने अपनी गद्दी छोड़ दी थी। एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बन गई थी, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गई थी। लेकिन आगे के आने वाले दिनों में बोल्शेविक पार्टी के बढ़ते हुए प्रभाव को देखते हुए उस वक्त की प्रोविजनल गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे कदम उठाए जिसने आम जनता को प्रोविजनल गवर्नमेंट के खिलाफ कर दिया। तो अब पढ़ते हैं अक्टूबर रेवोल्यूशन 1917 का ही। प्रोविजनल गवर्नमेंट और बोल्शेविक्स के बीच में कन्फ्लिक्ट पैदा हो गई थी, सारे देश को इस बात का पता था। लेनिन इस बात से डर रहे थे, व्लादिमीर लेनिन जो कि बोल्शेविक लीडर थे, कि कहीं प्रोविजनल गवर्नमेंट डिक्टेटर ना बन जाए। डिक्टेटर क्या होता है? एक तरह का किंग होता है, तानाशाह होता है एक तरह का। सितंबर में लेनिन ने डिस्कशन शुरू कर दी कि हमें अपनी सरकार के खिलाफ जो है रेवोल्यूशन करना चाहिए, अपराइजिंग करनी चाहिए। आर्मी में जो बोल्शेविक सपोर्टर्स थे, सोवियत्स में फैक्ट्रीज में जो बोल्शेविक सपोर्टर्स थे, उनको एक साथ बुलाया गया। 16 अक्टूबर 1917 को लेनिन ने पेट्रोग्रेड सोवियत को मना लिया, ठीक है, और बोल्शेविक पार्टी जो थी वो सोशलिस्ट सीजर ऑफ पावर यानी प्रोविजनल गवर्नमेंट से अब जो पावर का ट्रांसफर था वो अपने साथ लेने के लिए जो है पेट्रोग्रेड सोवियत को मना लिया था। अब देखिए यहां पे हुआ क्या। प्रोविजनल गवर्नमेंट में थी पेट्रोग्रेड सोवियत और ड्यूमा लीडर्स जब वो बनी थी। अब उनके खिलाफ थी, प्रोविजनल गवर्नमेंट के खिलाफ थी बोल्शेविक पार्टी। लेकिन इस बोल्शेविक पार्टी ने प्रोविजनल गवर्नमेंट के एक हिस्से यानी पेट्रोग्रेड सोवियत को अपने साथ मिला लिया। तो इससे क्या हुआ, प्रोविजनल गवर्नमेंट कमजोर पड़ गई और अब उसको हटाया जा सकता था। बोल्शेविक लीडर्स अपने हाथ में रशिया की पावर ले सकते थे। मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी अपॉइंट की गई।
सोवियत लीडर लियोन ट्रोत्स्की, अब उनको यह जिम्मेदारी दी गई कि वो प्रोविजनल गवर्नमेंट से ये पावर अपने हाथ में लेंगे। और किस दिन ये काम होना था, ये उस डेट को सीक्रेट रखा गया, किसी को बताया नहीं गया, कुछ मेन इंपॉर्टेंट बंदों को छोड़ के पता नहीं था किसी को इस डेट का। 24 अक्टूबर को विद्रोह शुरू हुआ। प्राइम मिनिस्टर केरेंस्की ने ट्रूप्स बुलाने के लिए शहर को छोड़ दिया, वो शहर छोड़ के चले गए सेना का इंतजाम करने के लिए। शाम के वक्त मिलिट्री मैन जो कि गवर्नमेंट के वफादार थे, उन्होंने बोल्शेविक लीडर्स न्यूज़पेपर्स की 2 बिल्डिंग्स पे कब्जा कर लिया। देखिए अब हो क्या रहा है, प्राइम मिनिस्टर केरेंस्की तो चले गए ट्रूप्स को बुलाने के लिए, शहर से सेना का इंतजाम करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए, इतने बड़े स्ट्रगल को देखते हुए, क्योंकि स्ट्रगल काफी बड़ा था। बोल्शेविक्स और पेट्रोग्रेड सोवियत दोनों ही मिले हुए थे, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर को हटाना चाहते थे। शाम के वक्त जो मिलिट्री मैन थे जो कि केरेंस्की के सपोर्ट में थे, उन्होंने बोल्शेविक न्यूज़पेपर्स को, 2 बोल्शेविक न्यूज़पेपर्स की बिल्डिंग्स को कब्जा कर लिया। प्रो गवर्नमेंट ट्रूप्स वर सेंट टू टेक ओवर टेलीफोन एंड टेलीग्राफ ऑफिसेज एंड प्रोटेक्ट द विंटर पैलेस। ठीक है, अब सेना को भेजा गया टेलीफोन और टेलीग्राफ ऑफिसेज पे कब्जा करने के लिए और विंटर पैलेस को प्रोटेक्ट करने के लिए। इन अ स्विफ्ट रिस्पॉन्स द मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी ऑर्डर्ड इट्स सपोर्टर्स टू सीज गवर्नमेंट ऑफिसेज एंड अरेस्ट मिनिस्टर्स। अब इसके जवाब में जो मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी थी, यानी जो लोग विद्रोह कर रहे थे, उसमें भी सेना के काफी लोग थे, बोल्शेविक्स, बहुत से आर्मी पर्सन्स जो है बोल्शेविक सपोर्टर्स थे। तो मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी ने क्या किया, अपने सपोर्टर्स को कहा कि आप सरकारी दफ्तरों के ऊपर कब्जा कर लो, मिनिस्टर्स को अरेस्ट कर लो। लेट इन द डे द शिप अरोरा शेल्ड द विंटर पैलेस। उसी दिन शाम को, रात को, अरोरा नाम की एक शिप ने विंटर पैलेस के ऊपर गोला बारूद फेंकना शुरू कर दिया। अदर वेसल्स सेल्ड डाउन द नेवा एंड टुक ओवर अदर मिलिट्री पॉइंट्स। जो बाकी शिप्स थी, अरोरा के अलावा जो बाकी वॉर शिप्स थी, नेवा रिवर में आगे बढ़ी और बहुत सारे मिलिट्री पॉइंट्स को उन्होंने टेक ओवर कर लिया। रात होते होते जो पूरा शहर था वो कमेटी के कंट्रोल में था और मिनिस्टर्स, ज्यादातर मिनिस्टर्स ने खुद सरेंडर कर दिया था। At a meeting of all Russian Congress of Soviets in Petrograd, the majority approved the Bolshevik action. अब एक मीटिंग होती है ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत्स की पेट्रोग्रेड में, जिस मीटिंग में वोटिंग की गई और ज्यादा वोट मिले बोल्शेविक्स को, यानी बोल्शेविक्स ने जो कुछ किया था, सरकार को गिरा दिया था बोल्शेविक्स ने मिलिट्री एक्शन के जरिए, उस चीज को सही ठहराया उस मीटिंग में। अपराइजिंग्स टुक प्लेस इन अदर सिटीज, दूसरे शहरों में भी प्रदर्शन हुए, हैवी फाइटिंग, काफी लड़ाइयां हुई मॉस्को में। लेकिन दिसंबर आते आते बोल्शेविक्स ने मॉस्को पेट्रोग्रेड एरिया पे कब्जा कर लिया था। ठीक है, यहां पे कुछ मेन इंपॉर्टेंट डेट्स दे रखी हैं। 1850 से 80s तक क्या हुआ, 98 में क्या हुआ, 1905 में क्या हुआ, 1917 में क्या हुआ, 1918 से 20 में क्या हुआ, 19 में क्या हुआ, 1929 में क्या हुआ। ये आप बहुत इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, इनको जरूर स्टडी कीजिएगा। आगे देखिए, यहां पे दिखा रखा है लेनिन, जो कि लेफ्ट साइड में है लेनिन, और ट्रोत्स्की जो कि राइट साइड में है। ये सारे वर्कर्स के साथ हैं जिन्होंने स्ट्राइक की थी और गवर्नमेंट को ओवरथ्रो, प्रोविजनल गवर्नमेंट को और प्राइम मिनिस्टर केरेंस्की को उनकी गद्दी से हटा दिया था। अब आगे आता है व्हाट चेंज्ड आफ्टर अक्टूबर। अब ये नया रेवोल्यूशन हुआ था, फेब्रुअरी रेवोल्यूशन हुआ था किंग के खिलाफ, जार के खिलाफ। अक्टूबर रेवोल्यूशन हुआ था प्रोविजनल गवर्नमेंट के खिलाफ। तो अब जो बोल्शेविक्स आए पावर में, बोल्शेविक्स की आ गए थे अब पावर में, सीधी सी बात है, उन्होंने पावर को सीज कर लिया था, प्रोविजनल गवर्नमेंट को हटा दिया था। तो अब क्या कुछ चेंज हुआ अक्टूबर के बाद, वो हम पढ़ने वाले हैं। बोल्शेविक्स जो थे वो सोशलिस्ट थे, प्राइवेट प्रॉपर्टी के खिलाफ थे। ज्यादातर इंडस्ट्रीज और बैंक्स को सरकारी बना दिया गया नवंबर 1917 में। इसका मतलब जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज की ओनरशिप और मैनेजमेंट थी वो सरकार के हाथों में चली गई। लैंड को सोशल प्रॉपर्टी डिक्लेयर किया गया और पीजेंट्स को अलाउ कर दिया गया कि वो नोबल्स से लैंड को छीन सकते हैं, कब्जा कर सकते हैं। ठीक है, शहरों में बोल्शेविक्स ने बड़े बड़े हाउसेस को पार्टीशन करना शुरू कर दिया। फैमिली की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से उनको घर अलॉट होने लगे। उन्होंने
अरिस्टोक्रेसी को पुराने टाइम से जो टाइटल्स दिए गए थे, महाराजा धीराज, बड़े बड़े टाइटल्स इंडिया में भी दिए जाते थे, तो वैसे ही कुछ टाइटल्स दिए गए थे अरिस्टोक्रेट्स को, वो टाइटल्स वापस ले लिए बोल्शेविक गवर्नमेंट ने। टू असर्ट द चेंज, न्यू यूनिफॉर्म्स वर डिजाइन्ड फॉर आर्मी एंड ऑफिशियल्स, आर्मी के लिए और बड़े बड़े अफसरों के लिए नई यूनिफॉर्म बनवाई गई। फॉलोइंग अ क्लॉथिंग कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज्ड इन 1918 व्हेन द सोवियत हैट वाज चूजन, तो एक क्लोथिंग कंपटीशन हुआ 1918 में, जिसमें लोगों को राय देनी थी कि किस तरह की ड्रेस अपनाई जानी चाहिए। तो उसी में से सोवियत हैट को, जो ये हैट यहाँ पे दिखाई गई, सोवियत हैट को, बुडेनोवका को जो है वो चुना गया इसी 1918 में एक कंपटीशन के जरिए। बोल्शेविक पार्टी का नाम बदल के रशियन कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया गया। नवंबर 1917 में बोल्शेविक्स ने इलेक्शंस करवाए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, लेकिन बोल्शेविक्स को उसमें ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिला। जनवरी 1918 में असेंबली ने बोल्शेविक्स के कदमों को गलत ठहराया और लेनिन ने उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को डिसमिस कर दिया। यानी कुछ कुछ व्लादिमीर लेनिन वैसा ही कर रहे थे जैसा कि जार करता था, जैसे जार ड्यूमा को डिसॉल्व कर रहा था, क्योंकि ड्यूमा जार के पावर को चेक करने की कोशिश कर रही थी, इसीलिए ठीक वही काम व्लादिमीर लेनिन ने किया। कब किया? जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली व्लादिमीर लेनिन के उठाए गए कदमों को गलत ठहराने लगी तो उसने उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को डिसमिस कर दिया। उसको लगता था कि ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियट्स, ये ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियट्स क्या है? ये वही कॉन्फ्रेंस, ये वही बॉडी है जिसने बोल्शेविक्स को पावर में लाया था मीटिंग के जरिए। तो लेनिन का मानना था कि ये ज्यादा डेमोक्रेटिक है एक ऐसी असेंबली के मुकाबले, एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मुकाबले जो अनसर्टेन कंडीशंस में चुनी गई थी। मार्च 1918 में बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स के विरोध के बावजूद भी बोल्शेविक्स ने शांति समझौता किया जर्मनी के साथ, ब्रेस्ट लिटोस्क नाम के एक जगह पे। तो बहुत सारे बोल्शेविक लीडर्स इस चीज के खिलाफ थे। जर्मनी के साथ कट्टर दुश्मनी थी उस वक्त रशिया में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। तो इसके बहुत से लीडर्स के खिलाफ थे, लेकिन फिर भी शांति समझौता, पीस एग्रीमेंट कर लिया गया। इन द ईयर्स दैट फॉलोड द बोल्शेविक्स बिकेम द ओनली पार्टी टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शंस टू द ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियट्स। आने वाले दिनों में सिर्फ बोल्शेविक पार्टी ही पार्टिसिपेट कर रही थी ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियट्स के इलेक्शन में। बाद में इसी ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियट्स को ही देश का पार्लियामेंट बना दिया गया। यानी एक तरीके से पूरी जो पावर थी देश की वो बोल्शेविक्स के हाथों में चली गई। ठीक है, आगे देखिए। तो इसलिए रशिया जो है वो एक वन पार्टी स्टेट बन गया। वोटिंग तो होती थी, लेकिन वोटिंग करने के लिए मेंबर्स एक ही पार्टी के थे। ठीक है, एक तरीके से मतलब ये फेक डेमोक्रेसी थी कुछ हद तक। ट्रेड यूनियंस को पार्टी के कंट्रोल में रहना पड़ता था। सीक्रेट पुलिस बना दी गई, जैसे चेका फर्स्ट, बाद में ओजीपीयू या एनकेवीडी, जो उन लोगों को पनिश करती थी जो बोल्शेविक्स के खिलाफ प्रदर्शन करते थे। बहुत से यंग राइटर्स और आर्टिस्ट ने पार्टी के खिलाफ आवाज उठाई। ठीक है, क्योंकि पार्टी सोशलिज्म के साथ तो थी, लेकिन बहुत सारे गलत एक्शंस भी ले रही थी। अक्टूबर 1917 के बाद आर्ट और आर्किटेक्चर में एक्सपेरिमेंट्स करने शुरू कर दिए गए, बट मैनी बिकेम डिसइल्यूजन्ड बिकॉज ऑफ द सेंसरशिप द पार्टी एनकरेज्ड। लेकिन पार्टी ने सेंसरशिप बढ़ा दी थी। यानी सेंसरशिप का मतलब होता है बंदिशें लगाना, जैसे प्रेस के ऊपर, न्यूज़पेपर्स के ऊपर, और जो न्यूज़ चैनल्स होते हैं उनके ऊपर। सेंसरशिप का मतलब होता है उनके ऊपर, या फिल्मों के ऊपर सरकार अपना कंट्रोल एस्टेब्लिश कर रही थी। कोई भी बोल्शेविक्स के खिलाफ खुलकर नहीं बोल सकता था। ये देखिए, मे डे डेमोन्स्ट्रेशन मॉस्को में जो हुई थी 1918 में, ये उसकी एक तस्वीर है। यहां देखिए, द अक्टूबर रेवोल्यूशन एंड द रशियन कंट्री साइड, दो व्यूज हैं। News of the revolutionary uprising of October 25, 1917 reached the village the following day and was greeted with enthusiasm. जो रेवोल्यूशन हुई थी 25 अक्टूबर 1917 को, वो गांव में पहुंची अगले दिन, और गांव वालों ने इसको स्वीकार किया, भाई ये रेवोल्यूशन ठीक है। टू द पीजेंट्स इट मेंट फ्री लैंड एंड एंड टू द वॉर। पीजेंट्स मानते थे कि शायद ये वॉर का खात्मा है और अब हम शांति से जिंदगी जिएंगे, जमीनों के ऊपर अधिकार हमारा होगा। द डे द न्यूज अराइव्ड द लैंड ओनर्स मेनर्स हाउस वॉज लूटेड। जिस दिन ये खबर आई वर्कर्स के पास, पीजेंट्स के पास, उन्होंने जमीन के मालिक यानी मैनर के हाउस को लूट लिया। हिस्टॉक फार्म्स वर रिक्विजिशंस
एंड हिज वास्ट ऑर्चर्ड वाज कट डाउन एंड सोल्ड टू द पीजेंट्स फॉर वुड। और उसके ऑर्चर्ड को, उसके बगीचे को, बहुत बड़े बगीचा था उसके पास, उसको काट दिया गया और उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया पीजेंट्स को, लकड़ियों को काट काट के बांट दिया गया। ऑल हिज फार बिल्डिंग्स वर टॉर्न डाउन एंड लेफ्ट इन ruins while the land was distributed among the peasants who were prepared to live the new Soviet life। उसकी जितनी भी बिल्डिंग्स थी उनको धराशायी कर दिया गया, उनको गिरा दिया गया, और जो ज़मीन थी लैंडलॉर्ड की, उस ज़मीन के ऊपर किसानों ने कब्जा कर लिया, उन किसानों ने जो सोवियत के साथ थे, नई सोवियत लाइफ जीना चाहते थे। अ मेंबर ऑफ अ लैंड ओनिंग फैमिली रोट टू अ रिलेटिव अबाउट व्हाट हैपेंड एट द एस्टेट। अब एस्टेट में क्या हुआ 25 अक्टूबर 1917 के बाद, लैंड ओनर फैमिली के एक मेंबर ने अपने एक रिलेटिव को सूचना दी, बताया द कूप हैपेंड क्वाइट पेनलेसली, क्वाइटली एंड पीसफुली। ये जो कूप हुआ, कूप का मतलब जो मिलिट्री कूप हुआ, ये मिलिट्री कूप हुआ, कूप का मतलब होता है सेना का विद्रोह हो जाना, सेना का देश के खिलाफ हो जाना, देश की सरकार के खिलाफ हो जाना, ये होता है कूप। तो कूप जो था वो काफ़ी पेनलेसली हुआ, मतलब ज़्यादा जो है खून खराबा नहीं हुआ, बिल्डिंग्स को गिराया गया, बहुत सारा प्रॉपर्टी को नुकसान किया गया, लेकिन ब्लड शेड नहीं हुआ ज़्यादा। जो पहले कुछ दिन थे वो अनबियरेबल थे, सहन करने वाले नहीं थे। मिखाइलोविच जो एस्टेट ओनर था वो काफ़ी शांत था। द गर्ल्स ऑल्सो आई मस्ट से द चेयरमैन बिहेव्स करेक्टली एंड इवन पोलाइटली, काफ़ी पोलाइटली बिहेव किया सबने, जो चेयरमैन थे उन्होंने। वी वर लेफ्ट 2 cows and 2 horses, हमारे पास सिर्फ 2 गायें और 2 घोड़े छोड़ दिए गए। द सर्वेंट्स टेल देम ऑल द टाइम नॉट टू बोदर अस, हमारे जो सर्वेंट्स थे वो हमेशा कहते रहे कि ज़्यादा तंग मत करो, ज़्यादा तंग मत करो, उनको जीने दो। वी वाउच फॉर सेफ्टी एंड प्रॉपर्टी, वी वॉन्ट देम ट्रीटेड एज ह्यूमनली एज पॉसिबल, उनको भी इंसानियत के साथ जो है बिहेव किया जाना चाहिए, उसके उनके साथ भी। आई हेयर आर रूमर्स दैट सेवरल विलेजेस आर ट्राइंग टू एविक्ट द कमिटीज एंड रिटर्न द स्टेट टू मिखाइलोविच। मैंने कुछ अफवाहें सुनी है कि कुछ गांव शायद कमेटीज़ को मनाने की कोशिश कर रही हैं, कमेटीज़ को हटाने की कोशिश कर रही हैं, और लैंड ओनर को वापस एस्टेट देने की पैरवी कर रही हैं। आई डोंट नो इफ दिस विल हैपन, मुझे नहीं पता कि हमें हमारी प्रॉपर्टी वापस मिलेगी या नहीं, और इफ़ इट्स गुड फॉर अस, या फिर हमें हमारे लिए अच्छा है या बुरा है। बट वी रिजॉइस दैट देयर इज़ अ कंसाइंस इन आवर पीपल, लेकिन हमें इस बात का हमें इस बात से काफ़ी अच्छा लग रहा है, खुशी है कि कम से कम लोगों ने खून खराबा नहीं किया, हमारे पास भी कुछ ना कुछ छोड़ दिया लोगों ने, हमें नुकसान नहीं पहुंचाया, हमें कम से कम इस बात की तसल्ली है। तो एक रिलेटिव ने लिखा था एक लेटर। ये आगे आता है द सिविल वॉर। जब बोल्शेविक्स ने लैंड को रीडिस्ट्रीब्यूट करने के ऑर्डर्स पास किए, रशियन आर्मी भी ब्रेकअप होने लगी। सोल्जर्स, जिनमें से ज़्यादातर किसान थे, वो लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद घर जाना चाहते थे। ठीक है। नॉन बोल्शेविक सोशलिस्ट, अब नॉन बोल्शेविक सोशलिस्ट कौन थे? जो सोशलिज्म को तो सपोर्ट करते थे लेकिन बोल्शेविक्स को सपोर्ट नहीं करते थे। लिबरल्स और ऑटोक्रेसी के सपोर्टर्स ने बोल्शेविक्स के इस एक्शन को गलत ठहराया। वो जो रेवोल्यूशन कर रहे थे, जो कुछ कर रहे थे, उसको गलत ठहराया बहुत से लोगों ने रशिया में। देयर लीडर्स मूव्ड टू साउथ रशिया एंड ऑर्गेनाइज्ड ट्रूप्स टू फाइट द बोल्शेविक्स, द रेड्स। बोल्शेविक्स को रेड्स के नाम से जाना जाता था। तो अब ये जो लोग थे, कौन लोग? जो सोशलिस्ट थे, नॉन बोल्शेविक सोशलिस्ट थे, जो लोग ऑटोक्रेसी के सपोर्टर थे, लिबरल्स थे, ये साउथ रशिया में जाते हैं और बोल्शेविक्स के खिलाफ अपनी सेना तैयार करते हैं। 1918 और 1919 के दौरान ग्रीन्स यानी इन सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज को कहा जाता था, वाइट्स प्रोजारिस्ट को कहा जाता था, ये ज़्यादातर रशियन एम्पायर पे अपना कब्जा कर लेते हैं। इनके अलावा अब ये जो प्रोजारिस्ट थे और जो सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज थे, इनको सपोर्ट मिला फ्रेंच, अमेरिकन, ब्रिटिश और जापानीज ट्रूप्स का। ऑल दोज फोर्सेज हु वर वरीड एट द ग्रोथ ऑफ सोशलिज्म इन रशिया। ये जो फ्रेंच, अमेरिकन, ब्रिटिश और जापानीज थे, इन्होंने अपनी सेनाएं इसलिए भेजी क्योंकि रशिया में ग्रो कर रहे सोशलिज्म को ये लोग सही नहीं मानते थे। क्योंकि अगर रशिया में सोशलिज्म कामयाब हो जाता तो फ्रांस में और बाकी कंट्रीज में, जापान में भी वहाँ के वर्कर्स भी सोशलिज्म के साथ खड़े हो जाते, वहाँ के अमीर लोगों को और वहाँ के गवर्नमेंट को झुकना पड़ता। तो इस चीज़ को देखते हुए रशिया में सोशलिज्म को कामयाब ना होने देने के लिए उन्होंने भी अपनी ट्रूप्स भेजी बोल्शेविक्स के खिलाफ। As these troops and the Bolsheviks fought a civil war, looting, banditry and famine became common. जैसे ही ये लड़ाई हुई, सिविल वॉर हुआ,
सिविल वॉर क्यों कहा गया इसको? क्योंकि एक ही देश के लोग आपस में लड़ रहे हैं, एक ही देश में दो धड़े बन गए हैं जो आपस में लड़ रहे हैं। तो एक सिविल वॉर की कंडीशन हो गई जिसमें काफ़ी कुछ लूटमार हुई, काफ़ी लूटमार हुई देश में, और अकाल आ गया देश में, फूड शॉर्टेज का सामना करना पड़ा देश को। प्राइवेट प्रॉपर्टी के जो सपोर्टर्स थे वाइट्स में, उन्होंने काफ़ी हार्श स्टेप्स लिए, उन पीजेंट्स के साथ काफ़ी बुरा किया जिन्होंने ज़मीन के ऊपर कब्जा किया था। सच एक्शंस लेड टू द लॉस ऑफ पॉपुलर सपोर्ट फॉर द नॉन बोल्शेविक्स। इसीलिए नॉन बोल्शेविक्स का जो सपोर्ट था, पब्लिक सपोर्ट था, वो कम होने लगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने उन किसानों के साथ गलत किया जो किसान सोशलिज्म के सपोर्ट में थे और जिन्होंने जमीनों के ऊपर कब्जे किए थे। जनवरी 1920 आते आते बोल्शेविक्स ज्यादातर रशियन एम्पायर पे दोबारा कंट्रोल एस्टेब्लिश कर चुके थे। दे सक्सीडेड ड्यू टू द कोऑपरेशन विद नॉन रशियन नेशनलिटीज एंड मुस्लिम जडीडिस्ट्स। अब ये जो सक्सेस मिली थी बोल्शेविक्स को दोबारा, ये नॉन रशियन नेशनलिटीज जो रशियन नहीं थे, वहां रहते थे, उनकी वजह से और मुस्लिम्स की वजह से मिली थी। Cooperation did not work where Russian colonists themselves turned Bolshevik. In Khiva, in Central Asia, Bolshevik colonists brutally massacred local nationalists in the name of defending socialism. अब यहाँ पे क्या हुआ, ये जो कोऑपरेशन था इनका, किनका कोऑपरेशन? बोल्शेविक्स का, नॉन रशियंस का, मुस्लिम्स का, ये वहां पे काम नहीं आया जहां पे रशिया ने अपनी कॉलोनीज बना रखी थी। ठीक है, वहां पे बोल्शेविक्स ने अपनी कॉलोनीज बना रखी थी, रशिया ने अपनी कॉलोनीज बना रखी थी। जैसे कि खीवा में, सेंट्रल एशिया में, बोल्शेविक्स ने लोकल नेशनलिस्ट के स्ट्रगल को कुचल दिया। क्यों? क्योंकि वो कहते थे, वो ये कह रहे थे पूरे वर्ल्ड को कि खीवा के जो ये लोग विद्रोह कर रहे हैं ये सोशलिज्म के खिलाफ हैं, हम यहां पे भी सोशलिज्म लाके रहेंगे। तो देश, पूरे वर्ल्ड को ये बताते हुए उन्होंने उसके ऊपर अपना जो अधिकार है वो जमाए रखा और वहां के स्ट्रगल को कुचल दिया। In this situation, many were confused about what the Bolshevik government represented. अब इसी वजह से बोल्शेविक गवर्नमेंट को लेके रशिया के कॉमन पब्लिक में मतलब दो तरह की विचारधारा थी। एक तरफ तो बोल्शेविक्स जो थे अपने ही देश में सोशलिज्म ला रहे थे, अपने देश को मतलब आज़ादी के नारे लगा रहे थे अपने देश में, जबकि दूसरी तरफ दूसरे अपनी कॉलोनीज में वो लोग वहां के लोकल नेशनलिस्ट को दबा रहे थे। तो लोग जो थे वो दो तरह का पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे थे बोल्शेविक्स को लेके। पार्टली टू रेमेडी दिस, मोस्ट नॉन रशियन nationalities were given political autonomy in the Soviet Union, the state the Bolsheviks created from the Russian Empire in 1922. इस चीज को ठीक करने के लिए नॉन रशियन नेशनलिटीज को, नॉन रशियंस को पॉलिटिकल ऑटोनॉमी यानी अपने आप के ऊपर खुद का अधिकार करने का, खुद अपने ऊपर राज करने का अधिकार दे दिया यूएसएसआर ने। समझ रहे हैं आप? तो अपने खिलाफ हो रहे कॉमन पब्लिक को अपने साथ लाने के लिए बोल्शेविक्स ने क्या किया, जो नॉन रशियन नेशनलिटीज थी उनको अलग कर दिया और उनको खुद को गवर्न करने का अधिकार दे दिया गया 1922 में। ठीक है, और यूएसएसआर को फॉर्म कर दिया गया। बट सिंस दिस वाज कंबाइंड विद अनपॉपुलर पॉलिसीज दैट द बोल्शेविक्स फोर्स्ड द लोकल गवर्नमेंट टू फॉलो, like the harsh discouragement of nomadism, attempts to win over different nationalities were only partly successful. लेकिन अपनी अनपॉपुलर पॉलिसीज की वजह से, जैसे कि नोमैडिज्म को बंद करवाना चाहते थे। नोमैडिज्म का मतलब बहुत से लोग जो सेटल्ड लाइफ नहीं जीते थे, बंजारे बोलते हैं हम जिनको, ठीक है, जो नोमैड्स होते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं, कभी भी एक जगह टिक के परमानेंट घर बना के नहीं रहते, तो उस लाइफस्टाइल को अपोज कर रहे थे बोल्शेविक्स। तो ये जो अटेम्प्ट था बोल्शेविक्स का नॉन रशियन नेशनलिटीज को अपने साथ लाने का, ये पार्टली सक्सेसफुल हुआ। क्यों? क्योंकि वो उनको अपने ऊपर राज करने का अधिकार तो दे रहे थे, लेकिन साथ ही कुछ ऐसे एक्शंस भी उनके ऊपर लगा रहे थे जो वो नहीं चाहते थे कि उनके ऊपर लागू किए जाएं। ठीक है, आगे देखिए। सेंट्रल एशिया ऑफ द अक्टूबर रेवोल्यूशन, टू व्यूज। अक्टूबर रेवोल्यूशन की सेंट्रल एशिया के बारे में दो व्यूज क्या थे? एमएन रो एक इंडियन रेवोल्यूशनरी थे, मैक्सिकन कम्युनिस्ट पार्टी के फाउंडर थे। ठीक है, इंडिया, चाइना और यूरोप में एक बहुत इंपॉर्टेंट लीडर थे। ही वॉज इन सेंट्रल एशिया एट द टाइम ऑफ सिविल वॉर इन 1920s। वो लिखते हैं, वो सिविल वॉर के सेंट्रल एशिया में थे और वो लिखते हैं,
द शिफ्टेन वॉज अ बेनिवोलेंट ओल्ड मैन, जो सरदार था वो एक बहुत ही उदार मतलब दयालु बूढ़ा आदमी था. His attendant, a youth who spoke Russian, he had heard of revolution, which had overthrown the Tsar and driven away the generals who conquered the homeland of the Kyrgyz. तो क्या कहता है कि उसके पास एक सर्वेंट था, एक यूथ था, उसका अटेंडेंट था जो रशियन बोलता था. उसको सुनाई दिया, उसको पता चला किसके बारे में, रेवोल्यूशन के बारे में जो कि रशिया में हुई थी. ठीक है, जिसकी वजह से जार को हटना पड़ा और उन जनरल्स को दूर भगा दिया गया जिन्होंने किर्गिज की होमलैंड के ऊपर कब्जा किया था. इसका मतलब जो किर्गिज लोग थे वो वापस अपनी जमीन पे वापस आ सकते थे, अपने घरों पे दोबारा रह सकते थे. लॉन्ग लिव द रेवोल्यूशन शाउटेड द किर्गिज यूथ हु सीम्ड टू बी अ बोर्न बोल्शेविक. अब बोल्शेविक्स की वजह से किर्गिज लोगों को अपने घर वापस मिले थे, इसीलिए किर्गिज जो थे वो बोल्शेविक्स के सपोर्टर्स बन गए थे. पूरी किर्गिज ट्राइब ने बोल्शेविक्स को ज्वाइन कर लिया. ठीक है, अगला आता है द किर्गिज वेलकम्ड द फर्स्ट रेवोल्यूशन. फेब्रुअरी रेवोल्यूशन के साथ थे किर्गिज, काफी खुशी खुशी उन्होंने फेब्रुअरी रेवोल्यूशन को सपोर्ट किया. ठीक है, और सेकेंड रेवोल्यूशन जो हुई उसको उन्होंने सपोर्ट तो किया लेकिन उनके मन में काफी डर थे. फर्स्ट रेवोल्यूशन फ्रीड देम फ्रॉम द ऑपरेशन ऑफ जारिस रिजीम. किर्गिज को शुरू की रेवोल्यूशन ने, फेब्रुअरी रेवोल्यूशन ने किंग के अत्याचारों से फ्री करवाया और उनकी इस आशा को बढ़ावा दिया कि ऑटोनॉमी वुड बी रियलाइज्ड, उनको रहने दिया जाएगा शांति से. दूसरी रेवोल्यूशन जो थी अक्टूबर रेवोल्यूशन, उस रेवोल्यूशन में वायलेंस हुआ, पिलेज हुआ, टैक्सेस लगा दिए गए उनके ऊपर. ठीक है, और एक तरीके से डिक्टेटर बन बैठे थे बोल्शेविक्स देश के. एक बार वंस अ स्मॉल ग्रुप ऑफ जारिस्ट ब्यूरोक्रेट्स ओप्रेस द किर्गिज. तो किर्गिज को दोबारा ओप्रेस किया जाने लगा, दोबारा उनको दबाया कुछ जाने लगा, उनके ऊपर टैक्सेस लगाए जाने लगे, उनके ऊपर अत्याचार किए जाने लगे. नाउ द सेम ग्रुप ऑफ पीपल परपेचुएट द सेम रिजाइम. अब वही लीडर जो कि बोल्शेविक्स के साथ थे वही उनके खिलाफ हो रहे थे उनके एक्शंस की वजह से. तो ये दो तरीके हैं, मतलब पहले क्या हुआ और बाद में क्या हुआ, दो व्यूज हैं, ये दो डिफरेंट व्यूज हैं बोल्शेविक्स को लेके. आगे आता है एक सोशलिस्ट सोसाइटी को कैसे बनाया जाता, मेकिंग अ सोशलिस्ट सोसाइटी. रशिया को किस तरीके से एक सोशलिस्ट सोसाइटी बनाया गया. सिविल वॉर के दौरान बोल्शेविक्स ने इंडस्ट्रीज को, बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया. उन्होंने पीजेंट्स को परमिशंस दे रखी थी लैंड को कल्टीवेट करने की. ठीक है, सोशलिज्म के तहत लैंड को रिडिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया और कल्टीवेटर्स को परमिशन दे दी गई कि वो अपनी जमीन पे फसलें उगा सकते हैं. बोल्शेविक्स यूज्ड कॉन्फिस्केटेड लैंड टू डेमोन्स्ट्रेट व्हाट कलेक्टिव वर्क कुड बी. और जिस जमीन के ऊपर बोल्शेविक्स ने कब्जा कर रखा था उन्होंने वहां पे फसल उगा के उसको आपस में बांट के एक एग्जाम्पल सेट किया, डेमोन्स्ट्रेट किया, करके दिखाया कि कलेक्टिव वर्क किसे कहा जाता है. द प्रोसेस ऑफ सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग वॉज इंट्रोड्यूस्ड. एक सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग सिस्टम बनाया गया. ऑफिशियल असेस्ड हाउ द इकोनॉमी कुड वर्क एंड सेट टारगेट्स फॉर अ 5 ईयर पीरियड. जो ऑफिशियल्स थे, जो सरकारी ऑफिसर्स थे, उन्होंने इकोनॉमी को कैसे काम करना चाहिए और हमें छोटे छोटे टारगेट्स को किस तरीके से अचीव करना चाहिए देश को आगे बढ़ाने के लिए. जैसे हमारे देश में होता है ना 5 ईयर प्लान्स होते थे हमारे देश में, ठीक उसी तरीके से वहाँ पे भी 5-5 साल के लिए टारगेट्स जो है वो असरटेन किए जाने लगे कि आने वाले 5 सालों में हमें इन चीज़ों को अचीव करना है रशिया की इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करने के लिए, रशिया को डेवलप करने के लिए. ऑन दिस बेसिस दे मेड द 5 ईयर प्लान्स. और वो 5 ईयर प्लान्स जैसे इंडिया में बनते थे आज़ादी के बाद, वैसे ही वहाँ पे भी, मतलब वहाँ पे पहले बनते थे इंडिया से, 5 ईयर प्लान्स बनने लगे. द गवर्नमेंट फिक्स्ड ऑल प्राइसेस टू प्रमोट इंडस्ट्रियल ग्रोथ ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 प्लान्स. पहले 2 5 ईयर प्लान्स के दौरान गवर्नमेंट जो थी वो इंडस्ट्रियल ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए प्राइसेस को खुद फिक्स करती थी और उसके फिक्स किए हुए प्राइसेस का टारगेट होता था इंडस्ट्रीज में ग्रोथ लेके आना. क्योंकि अगर इंडस्ट्रीज ग्रो करेंगी तो सरकार को टैक्सेस मिलेंगे, वर्कर्स को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी. तो इंडस्ट्रीज के ऊपर मेन फोकस था पहले 2 5 ईयर प्लान्स के दौरान. ठीक है, पहले तो 5 ईयर प्लान्स कब से कब तक थे, 1927 से 32 तक और 1933 से 38 तक. ठीक है, अब यहाँ पे बॉक्स 4 में क्या गया है, सोशलिस्ट कल्टीवेशन इन अ विलेज इन द यूक्रेन. यूक्रेन के एक गांव में सोशलिस्ट कल्टीवेशन किस तरीके से होती थी. अ कम्यून वाज सेट अप यूजिंग 2 फार्म्स एज अ बेस. एक कम्यून बनाया गया जिसमें 2 ऐसे फार्म्स को मिलाया गया जो कॉन्फिस्केटेड थे, यानी छीने गए थे. द कम्यून कंसिस्टेड ऑफ 13 फैमिलीज. इस कम्यून में, इस ग्रुप में 13 फैमिलीज थी, लगभग 70 लोगों की थे, मतलब 13 फैमिलीज थी और 70 लोग थे.
द फार्म टूल्स टेकन फ्रॉम द फार्म टूल्स जो थे वो भी अवेलेबल थे. फार्म्स वर टर्न्ड ओवर टू द कम्यून. कम्यून को वो फार्म्स दे दिए गए. द मेंबर्स एट इन अ कम्यूनल डाइनिंग हॉल. अब जो खाना बनता था वो एक डाइनिंग हॉल में सारे मेंबर्स मिलके खाते थे. एंड इनकम वॉज डिवाइडेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेटिव कम्युनिज्म. और कोऑपरेटिव कम्युनिज्म के तहत बची हुई इनकम को मेंबर्स में डिवाइड किया गया. द एंटायर प्रोसीड्स ऑफ द मेंबर लेबर एज वेल एज ऑल ड्वेलिंग्स एंड फैसिलिटीज बिलोंगिंग टू द कम्यून वर शेयर्ड बाय कम्यून मेंबर्स. अब क्या होने लगा भाई, जितने भी घर वगैरह बनाए गए, जितने भी मतलब वो दी गई फैसिलिटीज दी गई, वो किसी एक फैमिली के लिए नहीं थी, किसी एक बंदे के लिए नहीं थी, बल्कि वो पूरे कम्यून के लिए थी. ठीक है, जैसे अगर घर बनाए गए तो वो पूरे कम्यून के लिए बनाए गए, वो मिलके रहेंगे आपस में. अगर स्विमिंग पूल कोई बनाया जाता है तो वो स्विमिंग पूल जहां पे बनाया गया है उसके लिए नहीं है, वो पूरे कम्यून के लिए, पूरी 13 फैमिलीज के लिए, पूरे 70 लोगों के लिए है वो. तो इस तरह का एक सिस्टम वहां पे अडॉप्ट किया गया. तो यानी अब इस सिस्टम में हमने देखा कि प्राइवेट प्रॉपर्टी नाम की कोई चीज ही नहीं है. जितनी भी प्रॉपर्टी है, जितनी भी फैसिलिटीज हैं, जितनी भी बिल्डिंग्स हैं, जितनी भी खेती की जमीन है, वो सारे कम्यून की है. वो उस ग्रुप ऑफ 13 फैमिलीज की है, किसी एक बंदे की नहीं है. सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग लेड टू इकोनॉमिक ग्रोथ. अब ये जो प्लान बनाए जाने लगे 5 ईयर प्लान्स, इसकी वजह से देश की इकोनॉमी ग्रो करने लगी. इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ 1929 से 1933 तक 100% इंक्रीज हुआ. ऑयल, कोल और स्टील में नई फैक्ट्री सिटीज बनने लगी, यानी नए इंडस्ट्रियल एरियाज डेवलप होने लगे रशिया में. लेकिन रैपिड कंस्ट्रक्शन होने लगी. अब देखो, अब इंडस्ट्रीज ग्रो कर रही थी, वर्कर्स ग्रो कर रहे थे, लेकिन पुअर वर्किंग कंडीशंस थी. क्यों? क्योंकि वर्कर्स के लिए हाउसिंग और सैनिटेशन की फैसिलिटीज को इतनी जल्दी जल्दी डेवलप करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था. मैग्नीटोगोर्स्क सिटी में द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ स्टील प्लांट वॉज अचीव्ड इन 3 years. 3 साल में ही एक स्टील प्लांट को डेवलप कर दिया गया, बना दिया गया, खड़ा कर दिया गया. स्टील प्लांट एक बहुत बड़ा, मतलब बहुत बड़े लेवल पे होता है स्टील प्लांट. वर्कर्स जो वहां काम करते थे उनकी जिंदगी काफी मुश्किल थी. द रिजल्ट वॉज 550 स्टॉपेजेस ऑफ वर्क इन फर्स्ट ईयर अलोन. अब इसका रिजल्ट क्या निकला कि वर्कर्स ने पहले साल में ही 550 बार काम रोका. इन लिविंग क्वार्टर्स इन द विंटर टाइम एट 40 degrees below, people had to climb down from the 4th floor and dash across the street in order to go to toilet. जहां पे लोग वर्कर्स के लिए क्वार्टर्स बनाए गए थे, सर्दियों के दिनों में लोगों को 4th फ्लोर से नीचे उतर के आना पड़ता था गली में टॉयलेट के लिए. यानी वहां पे टॉयलेट की फैसिलिटीज इतनी अच्छी नहीं थी, लोगों को दूर जाना पड़ता था, काफी नीचे उतरना पड़ता था टॉयलेट्स को यूज करने के लिए. An extended schooling system developed and arrangements were made for factory workers and peasants to enter universities. एक स्कूलिंग सिस्टम बनाया गया और यूनिवर्सिटीज में फैक्ट्री वर्कर्स और पीजेंट्स के दाखिले के लिए अरेंजमेंट्स की गई. क्रैचेस वर एस्टेब्लिश्ड इन फैक्ट्रीज फॉर द चिल्ड्रन ऑफ वीमेन वर्कर्स. क्रैचेस बनाए गए. क्रैचेस क्या होते हैं? जो पेरेंट्स काम पे चले जाते हैं, अपने बच्चों को जहां छोड़ के जाते हैं, वर्किंग पेरेंट्स जहां अपने बच्चों को देखभाल के लिए छोड़ के जाते हैं, उनको क्रैचेस कहा जाता है. ठीक है, तो वो बनाए गए फैक्ट्रीज में ताकि वीमेन वर्कर्स भी काम पे जा सकें. चीप पब्लिक हेल्थ केयर वॉज प्रोवाइडेड. हेल्थ फैसिलिटीज, सस्ती हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाने लगी वर्कर्स को. मॉडल लिविंग क्वार्टर्स वर सेटअप फॉर वर्कर्स. और वर्कर्स के लिविंग क्वार्टर्स किस तरीके के बने होने चाहिए ये मॉडल बना दिया गया. ठीक है. द इफेक्ट ऑफ ऑल दीज वॉज अनइवन दो सिंस गवर्नमेंट रिसोर्सेज वर लिमिटेड. अब गवर्नमेंट ने काफी कुछ किया, लेकिन काफी कुछ रह भी गया. काफी कुछ ऐसा भी था जो वो नहीं किया गवर्नमेंट ने. गवर्नमेंट वो अचीव नहीं कर पाई जो वो कर सकती थी. क्यों? क्योंकि उसके पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे कि वो वर्कर्स को उस तरह की लिविंग कंडीशंस प्रोवाइड कर सके जिस तरह की होनी चाहिए थी. आगे देखिए, यहां पे फैक्ट्रीज को सोशलिज्म का एक सिंबल माना जाने लगा रशिया में. ठीक है, फैक्ट्रीज जो थे उनको एक सोशलिज्म का सिंबल माना जाने लगा. इस पोस्टर में क्या लिखा गया? द स्मोक फ्रॉम द चिमनीज इज ब्रेथिंग ऑफ सोवियत रशिया. इंडस्ट्रीज की जो डेवलपमेंट हो रही है, इससे जो धुआं निकल रहा है वो सोशलिस्ट रशिया का एक सिंबल है. रशिया में सोशलिज्म का एक सिंबल है. सोवियत रशिया के एक स्कूल में बच्चे 1930 में दिखा रखे हैं. सोवियत इकोनॉमी को पढ़ रहे हैं ये बच्चे. एक बच्चा मैग्नीटोगोर्स्क में दिखा रखा है फर्स्ट 5 ईयर प्लान के दौरान वो काम कर रहा है. ठीक है, सोवियत रशिया में वो काम कर रहा है. ये फैक्ट्री डाइनिंग हॉल दिखा रखा है जहां पे खाना खाया जा रहा है, खाना खिलाया जा रहा है 1930s में. आगे आता है ड्रीम्स एंड रियलिटीज ऑफ सोवियत चाइल्डहुड इन 1933.
भाई सपने क्या थे और असलियत क्या थी सोवियत रशिया में बच्चों के लिए 1933 में। डियर ग्रैंडफादर कलिनिन, यहाँ पे एक लेटर वगैरह दिखाया गया है जो बच्चा लिखता है। मेरी फैमिली काफ़ी बड़ी है, 4 बच्चे हैं, पापा नहीं हैं, वो गुजर गए थे वर्कर्स के मूवमेंट में, वो मारे गए थे। यानी देश में जब वर्कर मूवमेंट हुए थे तो एक मूवमेंट में, एक आंदोलन में वो मारे गए थे। और मेरी मदर बीमार हैं, मैं पढ़ना चाहता हूँ लेकिन स्कूल नहीं जा सकता। मेरे पास कुछ पुराने जूते हैं लेकिन वो पूरे तरीके से फट चुके हैं और कोई भी उनको, अब वो इतने फट चुके हैं कि उनको ठीक नहीं कराया जा सकता। मेरी माँ बीमार है, हमारे पास कोई मनी नहीं है, हमारे पास ब्रेड नहीं है, यानी रोटी नहीं है हमारे पास, लेकिन हम फिर भी पढ़ना चाहते हैं। देयर स्टैंड्स बिफोर अस द टास्क ऑफ स्टडिंग स्टडिंग एंड स्टडिंग। हम जो बच्चे हैं वो पढ़ना चाहते हैं, हमारे पास सिर्फ यही काम है। दैट इज़ वट व्लादिमीर इलिच लेनिन सेड। यही व्लादिमीर लेनिन ने भी हमें सिखाया है। बट आई हैव टू स्टॉप गोइंग टू स्कूल। लेकिन मुझे अपना स्कूल छोड़ना पड़ा। हमारे कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई ऐसा नहीं है जो हमारी हेल्प कर सके, इसीलिए मुझे फैक्ट्री में काम करने के लिए जाना पड़ता है ताकि मेरी फैमिली को भूखा ना मरना पड़े। दादाजी मैं 13 साल का हूँ, आई स्टडी वेल एंड हैव नो बैड रिपोर्ट्स। मैं अच्छा पढ़ने में अच्छा हूँ, मेरी कभी बुरे नंबर नहीं आए हैं, बैड रिपोर्ट्स नहीं आई हैं। आई एम इन क्लास 5, मैं क्लास 5 में हूँ। लेटर ऑफ 1933 फ्रॉम अ 13-year-old वर्कर ऑफ कलिनिन, सोवियत प्रेसिडेंट। ठीक है, तो एक लेटर है ये एक, ठीक है, जो 13 साल के एक लड़के ने लिखा है कलिनिन को, ठीक है, सोवियत यूनियन के प्रेसिडेंट को लिखा है ये एक लेटर। ठीक है, दादाजी कहते हुए इनको लिखा है। आगे आता है स्टालिनिज्म एंड कलेक्टिवाइजेशन। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, स्टालिन के ऊपर भी काफ़ी क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे। द पीरियड ऑफ अर्ली प्लान्ड इकोनॉमी वॉज लिंक्ड टू डिजास्टर्स ऑफ कलेक्टिवाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में एक नई स्कीम लाई गई जिसको कहा जाता है कलेक्टिवाइजेशन। एक स्कीम लाई गई नई। तो शुरू में जो 5 ईयर प्लान्स थे, जो इकोनॉमी को लेके जो प्लान्स थे, वो कलेक्टिवाइजेशन से काफ़ी हद तक जुड़े हुए थे। और ऐसा माना जाता है कि जो कुछ भी गलत हुआ उस दौरान वो कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम की वजह से ही हुआ था। अब ये कलेक्टिवाइजेशन क्या था वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। कलेक्टिवाइजेशन में क्या होता था, देखिए उन दिनों की रशिया में लोग क्या करते थे, अपने फार्म्स के ऊपर खेती करते थे, पीजेंट्स। तो कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम के तहत स्टालिन ने क्या इंट्रोड्यूस किया, एक नया जो है सिस्टम इंट्रोड्यूस किया रशिया में 1929 से 1933 के बीच, इसको ज़्यादा इंटेंसली फॉलो किया गया था रशिया में। इस सिस्टम के तहत पीजेंट्स को, किसानों को मजबूर किया गया कि वो अपनी अपनी जमीनों पे, अपनी छोटी छोटी जमीनों पे काम करने की बजाय बड़े बड़े फार्म्स पे काम करें और जितनी भी प्रोडक्शन हो, जितनी भी एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हो, उसको सरकार को बेच दें बहुत कम दामों पे, ताकि सरकार उस अनाज से वर्कर्स का पेट भर सके। अब वर्कर्स का पेट भरेगा, वर्कर्स को अच्छी लिविंग कंडीशंस मिलेंगी तो फैक्ट्रीज को बूस्ट मिलेगा, इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा, ऐसा मानना था स्टालिन का। तो यानी अब ये जो सिस्टम था, इस सिस्टम को लेके 2 तरह के जो हैं विचार थे लोगों के। एक तरफ तो लोग इस सिस्टम को ठीक मान रहे थे, क्यों? क्योंकि इससे इंडस्ट्रियल बूस्ट मिलने वाला था। दूसरी तरफ कुछ लोग इस सिस्टम को गलत मान रहे थे, क्यों? क्योंकि इस सिस्टम की वजह से पीजेंट्स के ऊपर अत्याचार होने वाले थे। तो बढ़ते हैं आगे इसके बारे में। 1927-1928 के दौरान सोवियत रशिया के जो टाउन्स थे वहां पे ग्रेन सप्लाईज की, अनाज की सप्लाईज की काफ़ी शॉर्टेज पड़ गई थी। गवर्नमेंट ने प्राइसेस को फिक्स कर दिया था, अनाज के प्राइसेस को फिक्स कर दिया था, लेकिन पीजेंट्स इन फिक्स्ड प्राइसेस के ऊपर गवर्नमेंट बायर्स को अपनी फसलें बेचने के लिए तैयार नहीं थे क्योंकि प्राइसेस काफ़ी कम थे। स्टालिन, जो कि व्लादिमीर लेनिन के मरने के बाद बोल्शेविक लीडर बने, पार्टी के लीडर बने, उन्होंने इमरजेंसी मेजर्स लिए, फर्म मेजर्स लिए किसानों को मजबूर करने के लिए कि वो अपनी प्रोड्यूस को कम दामों पे बेचें। He believed that rich peasants and traders in the countryside were holding stocks in the hope of higher prices. स्टालिन ये मानते थे कि शायद जो कुलक्स हैं, कुलक्स किसे कहा जाता है, KULAKS, कुलक्स अमीर किसानों को कहा जाता है। ठीक है, तो जो ये कुलक्स हैं और जो दूसरे लोग हैं गांव में, वो अनाज को स्टॉक करते हैं ताकि जब दाम बढ़ जाएं तब उसको बेचा जाए। तो इस चीज को खत्म करने के लिए स्टालिन ने अनाज के दाम फिक्स कर दिए और किसानों को मजबूर किया जाने लगा कि उनको कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम के जरिए के तहत अपने प्रोड्यूस को
सरकारी एजेंसीज को बेचना ही पड़ेगा, वो भी सरकार के फिक्स किए गए दामों पे। 1928 में पार्टी मेंबर्स ने ग्रेन प्रोड्यूसिंग एरियाज का टूर किया, सुपरवाइजिंग एंड फोर्स्ड ग्रेन कलेक्शंस एंड रेडिंग कुलक्स। कुलक्स यानी अमीर किसानों के गोडाउन्स पे, घरों पे रेड, ठीक है। और जो एक कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम के तहत अनाज को इकट्ठा किया जाने लगा। इतने सारे मेजर्स लेने के बाद भी फूड शॉर्टेज जारी रही शहरों में। अब फार्म्स को कलेक्टिवाइज करने का डिसीजन लिया गया। इट वॉज आर्ग्यूड दैट ग्रेन शॉर्टेजेस वर पार्टली ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ होल्डिंग्स। अब यह लगने लगा बोल्शेविक्स को कि लोग छोटी छोटी जमीनों पे खेती कर रहे हैं, इसलिए प्रोडक्शन कम हो रहा है। 1917 के बाद लैंड जो थी वो पीजेंट्स को दी गई थी, जिसकी वजह से पीजेंट्स को कम छोटी छोटी जमीनें मिली थी। छोटी छोटी जमीनों पे किसान खेती कर रहे थे, इसलिए फार्म प्रोड्यूस कम हो रही है। These small sized peasant farms could not be modernized. मॉडर्न एग्रीकल्चरल टेक्निक्स को इन छोटे छोटे फार्म्स में लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि छोटे छोटे खेत हैं और वो इतना इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते कि मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स को अपना सकें। मॉडर्न फार्म्स को डेवलप करने के लिए और इंडस्ट्रियल लाइंस को डेवलप करने के लिए मशीनरी के साथ कुलक्स को एलिमिनेट करना, रिच फार्मर्स को एलिमिनेट करना, अमीर किसानों को एलिमिनेट करना जरूरी था। किसानों से जमीन लेना जरूरी था और स्टेट कंट्रोल्ड बड़े बड़े फार्म्स बनाना जरूरी था। अब देखिए यहां पे क्या होने वाला था। स्टालिन के सपोर्टर्स और स्टालिन ये मानता था कि देखिए उसने क्या किया, उसने शुरू में तो कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम शुरू किया, किसानों को, कुलक्स को उसने और बाकी किसानों को उसने मजबूर किया अपनी फसल को फिक्स्ड प्राइसेस पे, लो प्राइसेस पे गवर्नमेंट एजेंसीज को बेचने के लिए। लेकिन इतना सब करने के बाद भी जब देश की फूड शॉर्टेज काबू में नहीं आई, तो अब वो सोचने लगा कि शायद ये सब इसीलिए है क्योंकि छोटे छोटे फार्म्स हैं, यहाँ पे मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्निक्स का इस्तेमाल करके फूड प्रोडक्शन नहीं बढ़ाई जा सकती। इसीलिए उसने अब वो किस दिशा में काम करने लगा कि छोटे छोटे खेतों के बजाय इन खेतों को मिला के एक बड़ा फार्म बनाया जाए, जहां पे मॉडर्न एग्रीकल्चरल टेक्निक का इस्तेमाल करके खेती की जाए, और वो जो पूरा बड़ा खेत है वो स्टेट कंट्रोल्ड हो, ना कि किसी प्राइवेट इंडिविजुअल या किसी कुलक के कंट्रोल में हो। और इसी के बाद स्टालिन का कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम शुरू हुआ। 1929 से पीजेंट्स को फोर्स किया पार्टी ने, बोल्शेविक पार्टी ने, कि वो कोलखोज पे काम करें। कोलखोज थे बड़े बड़े सरकारी फार्म्स, बड़े बड़े सरकारी खेत, उनके ऊपर काम करें। अपने काम करने की बजाय वो एक बहुत बड़े सरकारी फार्म पे काम करें। द बल्क ऑफ लैंड एंड इंप्लीमेंट्स वर ट्रांसफर्ड टू ओनरशिप ऑफ कलेक्टिव फार्म्स। ज्यादातर जो जमीन थी, ज्यादातर जो एग्रीकल्चरल इंप्लीमेंट्स थे, वो कलेक्टिव फार्म्स को, इन बड़े बड़े फार्म्स को, इन कोलखोज को दे दिए गए। पीजेंट्स जमीन पे काम करते थे और जो प्रॉफिट था, कोलखोज को जो प्रॉफिट होता था वो शेयर किया जाता था। Enraged peasants resisted the authorities and destroyed their livestock. Peasants इससे काफी नाराज हुए, सरकारी ऑफिसर्स से काफी नाराज हुए, इस कलेक्टिवाइजेशन से काफी नाराज हुए किसान, क्योंकि इससे वर्कर्स का तो फायदा था लेकिन किसानों का नुकसान था। और उन्होंने लाइव स्टॉक को, यानी अपने गाय भैंसों वगैरह को, मतलब डिस्ट्रॉय, उनके गाय भैंसों वगैरह को डिस्ट्रॉय कर दिया। 33% कैटल मारे गए रशिया में। Those who resisted collective आवाज उठाते थे उनको पनिशमेंट दी जाती थी, सजा दी जाती थी। As they resisted collectivization, peasants argued that they were not rich and they were not against socialism. जो किसान थे वो ये कहते थे कि हम इस कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम का हिस्सा क्यों बने, हम उतने अमीर थोड़ा ना हैं, ठीक है, हम सोशलिज्म के खिलाफ नहीं है। ये जो आपका कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम है ये सोशलिज्म के खिलाफ है। दे मेयरली डिड नॉट वांट टू वर्क इन कलेक्टिव फार्म्स फॉर अ वैरायटी ऑफ रीजंस। वो उन कलेक्टिव फार्म्स पे, स्टेट ओन्ड फार्म्स पे काम नहीं करना चाहते थे, कई रीजंस थे इसके पीछे। स्टालिन्स गवर्नमेंट अलाउड सम इंडिपेंडेंट कल्टीवेशन बट ट्रीटेड सच कल्टीवेटर्स अनसिंपैथेटिकली। अब गवर्नमेंट ने मजबूरी में कुछ प्राइवेट एग्रीकल्चर, यानी कुछ इंडिपेंडेंट कल्टीवेशन अलाउ तो किया, लेकिन जो प्राइवेट कल्टीवेटर्स थे, जो अपनी जमीन पे खेती करते थे, उनके साथ बड़ा बुरा व्यवहार करती थी स्टालिन गवर्नमेंट। इन स्पाइट ऑफ कलेक्टिवाइजेशन, प्रोडक्शन डिड नॉट इंक्रीज इमीडिएटली। अब ये इतना सब करने के बाद
कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम को पूरे तरीके से इंप्लीमेंट करने के बाद भी प्रोडक्शन नहीं बढ़ी। इनफैक्ट द बैड हार्वेस्ट ऑफ 1930 to 1933 led to one of the most devastating famines in Soviet history when over 4 million died। अब देखिए क्या हुआ, स्टालिन ये सब कर तो रहा था फूड प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, फूड प्रोडक्शन बढ़ने की बजाय घट गई और एक इतना बड़ा फेमिन आया रशिया में जिसमें लगभग 40 लाख लोग मारे गए। ठीक है, आगे देखिए, ऑफिशियल व्यू टू द ओपोजिशन ऑफ कलेक्टिवाइजेशन एंड गवर्नमेंट रिस्पॉन्स। अब कलेक्टिवाइजेशन के खिलाफ ऑफिशियली क्या व्यू था और सरकार का क्या मानना था। ठीक है, ये सभी सोर्स डी में जो है वो दिखाया गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए, फ्रॉम द सेकेंड हाफ ऑफ February ऑफ दिस ईयर इन वेरियस रीजन्स ऑफ यूक्रेन मास insurrections of peasantry have taken place caused by distortions of parties lined by section of lower ranks of the party and Soviet apparatus in course of introduction of collectivization and preparatory work for the spring harvest। देखिए, एक जगह, एक पर्टिकुलर जगह पे बताया गया यूक्रेन में, यूक्रेन के कई इलाकों में पीजेंट्स के ऊपर काफी अत्याचार किए गए। किसने किए? पार्टी के जो वर्कर्स थे, जो सेक्शंस थे, उन्होंने किए। और उन्होंने ये सब क्यों किया? ताकि कलेक्टिवाइजेशन को फॉर्मली इंट्रोड्यूस किया जा सके और आने वाले क्रॉप सीजन के लिए, कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम के लिए, आने वाले क्रॉप सीजन में, आने वाले स्प्रिंग सीजन में कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम के तहत किसानों से काम करवाने के लिए ये सब किया गया। विद इन अ शॉर्ट टाइम लार्ज स्केल एक्टिविटीज फ्रॉम द अबव मेंशन्ड रीजन्स कैरिड ओवर इनटू नेबरिंग एरियाज एंड द मोस्ट एग्रेसिव इंसरेक्शन हैव टेकन प्लेस नियर द बॉर्डर। कुछ समय में ही बड़े लार्ज स्केल पे कई इलाकों में और आसपास के इलाकों में एग्रेसिव बिहेवियर हुए, इंसरेक्शंस हुए किसानों के साथ। द ग्रेटर पार्ट ऑफ पीसेंट इंसरेक्शन हैव बीन लिंक्ड विद आउटराइट डिमांड्स फॉर द रिटर्न ऑफ कलेक्टिवाइज्ड स्टॉक्स और ग्रेन, लाइफ स्टॉक एंड टूल्स। बिटवीन 1st February and 15th March 25,000 have been arrested, 656 have been executed, 3673 have been imprisoned in labor camps and 5580 exiled। अब यहाँ पे वो नंबर दिया गया है उन किसानों का जिन्होंने कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम के खिलाफ काम किया, उनके खिलाफ क्या क्या एक्शंस लिए गए वो यहाँ पे बताए गए हैं। यानी किसानों के ऊपर अत्याचार कैसे किया जा रहा है वो दिखा रखा है यहाँ पे। कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम के खिलाफ जिन्होंने आवाज़ें उठाई, उनके साथ क्या क्या किया गया वो बता रखा है यहाँ पे। ठीक है, ये एक रिपोर्ट है, ठीक है, KM कार्लसन की लिखी हुई। पार्टी के बहुत से जो बंदे थे उन्होंने क्रिटिसाइज किया पार्टी के, तो बहुत से पार्टी लीडर्स ने इस जो एक्शन था इसको क्रिटिसाइज किया, कलेक्टिवाइजेशन को क्रिटिसाइज किया। स्टालिन और उसके जो सिंपथाइजर्स थे उन्होंने उन क्रिटिक्स को कॉन्स्पिरेसी के लिए चार्ज कर दिया, यानी उनके ऊपर षड्यंत्र करने का आरोप लगा दिया स्टालिन और उसके लोगों ने। एक्यूजेशंस वर मेड थ्रू आउट द कंट्री एंड बाय 1939 ओवर 2 मिलियन वर इन प्रिजन्स और लेबर कैंप्स। तो बहुत से आरोप लगाए गए बहुत से लोगों के ऊपर और 1939 आते आते लगभग 20 लाख लोगों को जेल में या लेबर कैंप्स में डाल दिया गया था। ज़्यादातर का ज़्यादा बड़ा क्राइम नहीं था, इन 20 लाख लोगों के ज़्यादा बड़े क्राइम्स नहीं थे, लेकिन फिर भी किसी ने उनके साथ खड़े होने की हिम्मत नहीं दिखाई, क्योंकि लोगों को पता था कि जो इनका सपोर्ट करेगा, जो स्टालिन के खिलाफ जाएगा, उसको भी अरेस्ट कर लिया जाएगा। बहुत से लोगों को से कन्फेशंस करवाए गए, जो जुर्म उन्होंने नहीं किए थे वो उनसे उगलवाए गए, टॉर्चर करके उनको सजा दी गई। और बहुत से उनमें से टैलेंटेड प्रोफेशनल्स भी थे, डॉक्टर्स वगैरह थे, बहुत से लोग मतलब अचीवर्स थे उनमें से, तो उनसे भी वो जुर्म कबूल करवा लिए गए जो उन्होंने कभी किए ही नहीं थे। ठीक है, तो यहाँ पे एक लेटर दिखाया गया है, ठीक है, कंडीशन दिखा रखी है किस तरह के क्या हो रहा था उस वक्त रशिया में कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम के दौरान। यहाँ पे ये लेटर एक किसान ने लिखा है एक न्यूज़पेपर को। ये एक ऐसा किसान है जिसने कलेक्टिव फार्म में, सरकारी फार्म में काम करने से मना कर दिया और अपने फार्म को खुद बोने की ठान ली। उसके ऊपर सरकार ने इतने टैक्सेस लगाए कि उसकी सारी प्रॉपर्टी, उसकी बिल्डिंग्स, उसकी झोपड़ियाँ, उसकी गायें भैंसे सब या तो सरकार ने कब्जा कर लिया या सरकार ने उनको खरीद लिया। और कोलखोज क्या होते थे, सरकारी और बड़े बड़े फार्म्स, उन्होंने उसकी ज़मीन को खरीद लिया और बेचा किसने? सरकार ने। क्यों? क्योंकि जो हैवी टैक्सेस सरकार ने उसके ऊपर लगाए थे वो भर नहीं पा रहा था। तो इस लेटर से पता चलता है
कि जो भी किसान कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम को फॉलो नहीं करता था, सरकार उसके साथ क्या बिहेव करती थी। सरकार एक तरीके से उसको परमिशन तो दे देती थी अपने फार्म के ऊपर काम करने के लिए, लेकिन उसके ऊपर इतने टैक्सेस लगा देती थी कि वो अपने फार्म प्रोडक्शन के जरिए प्रॉफिट अर्न कर ही नहीं सकता था, अपनी फैमिली चला ही नहीं सकता था। और जब वो टैक्सेस नहीं पे कर पाता था तो उसकी ज़मीन छीन ली जाती थी, उसकी बिल्डिंग्स, उसकी लाइफ स्टॉक के ऊपर कब्जा कर लिया जाता था, उनको नीलाम कर दिया जाता था। ठीक है, सरकार के मतलब सरकार के जो लोग हैं वो उनके ऊपर कब्जा कर लेते थे। आगे आता है रशियन रेवोल्यूशन का और यूएसएसआर का पूरे वर्ल्ड के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा। जो एग्जिस्टिंग सोशलिस्ट पार्टीज इन यूरोप डिड नॉट होली अप्रूव ऑफ द वे द बोल्शेविक्स टुक पावर। जो सोशलिस्ट पार्टीज थी यूरोप में, बहुत सी पार्टीज ऐसी थी जो बोल्शेविक एक्शन को गलत मानती थी। However, the possibility of a workers state fired people's imagination across the world। हाँ, लेकिन लोगों के वर्ल्ड के लोगों को ये आइडिया जरूर मिल गया कि देश के मजदूर भी देश को चला सकते हैं, क्योंकि बोल्शेविक आखिर में वर्कर्स पार्टी ही तो थी। बहुत से कंट्रीज में कम्युनिस्ट पार्टीज बनाई गई, इंडिया में भी बनाई गई कम्युनिस्ट पार्टी, जैसे कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। बोल्शेविक ने एनकरेज किया कॉलोनियल लोगों को इस एक्सपेरिमेंट को फॉलो करने के लिए, यानी जो एक्सपेरिमेंट रशिया ने किया था सोशलिज्म वाला, वो एक्सपेरिमेंट कॉलोनियल स्टेट्स को भी करना चाहिए, ऐसा रशिया ने एनकरेज किया उन्हें। बहुत सारे नॉन रशियंस यूएसएसआर के बाहर भी उन्होंने कॉन्फ्रेंस ऑफ पीपल ऑफ द ईस्ट में पार्टिसिपेट किया। बोल्शेविक के बनाए गए कोमिंटन, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्रो बोल्शेविक सोशलिस्ट पार्टीज में जो है उसने उस मीटिंग को अटेंड किया। सम रिसीव्ड एजुकेशन इन यूएसएसआर कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ वर्कर्स ऑफ द ईस्ट। बहुत से लोगों ने अपनी एजुकेशन की यूएसएसआर की कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ वर्कर्स ऑफ द ईस्ट में। By that time, the outbreak of the Second World War, the USSR had given socialism a global face and world stature। सेकेंड वर्ल्ड वॉर आते आते यूएसएसआर ने सोशलिज्म को पूरे वर्ल्ड में पॉपुलर बना दिया था। 1950s आते आते it was acknowledged within the country that the style of government in the USSR was not in keeping with the ideals of Russian Revolution। लेकिन 1950 आते आते लोगों को यह समझ में आ गया था कि रशियन रेवोल्यूशन की जो विचारधारा थी, जो आइडियोलॉजी थी, आज की जो सरकार है, आज की जो सोशलिस्ट सरकार है, वो उसके हिसाब से नहीं है। यानी लोगों ने जिस तरीके का सपना देखा था रशिया के बारे में, वो पूरा नहीं हो सका है। ठीक है, इन द वर्ल्ड सोशलिस्ट मूवमेंट टू इट वॉज रिकॉग्नाइज दैट ऑल वॉज नॉट वेल इन सोवियत यूनियन। ज्यादातर देश ये मानते हैं कि रशिया में सोशलिज्म तो आ गया, लेकिन रशिया में अभी भी सब कुछ ठीक नहीं है। अ बैकवर्ड कंट्री हैड बिकम अ ग्रेट पावर। एक बैकवर्ड कंट्री एक ग्रेट पावर बन गई थी। रशिया जो कि एक बैकवर्ड कंट्री कहलाती थी, वो एक बहुत बड़ी पावर बन गई थी वर्ल्ड की। इट्स इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर हैड डेवलप्ड एंड द पुअर वर बीइंग फेड। उस देश में इंडस्ट्रीज बूस्ट कर रही थी, एग्रीकल्चर बूस्ट कर रहा था, गरीब लोगों को भी पूरा खाने को मिल रहा था। बट इट हैड डिनाइड द एसेंशियल फ्रीडम्स टू इट्स सिटीजन्स। लेकिन उसके नागरिकों को आज़ादी से रहने का हक नहीं दिया गया था। उस देश पे बहुत सारे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स तो चलाए जा रहे थे, लेकिन रिप्रेसिव पॉलिसीज भी फॉलो की जा रही थी। सरकार अपने ही लोगों को कुचल भी रही थी, दबा भी रही थी, उनकी आवाज को दबा रही थी। 20th सेंचुरी का एंड आते आते द इंटरनेशनल रेपुटेशन ऑफ द यूएसएसआर एज अ सोशलिस्ट कंट्री हैड डिक्लाइंड दो इट वाज रिकॉग्नाइज्ड द सोशलिस्ट आइडियल्स। यूएसएसआर जो एक सुपर पावर तो बन गया था, लेकिन उसके सोशलिस्ट आइडियल्स को ज्यादातर जो कंट्रीज थी वो गलत मानती थी कि लोगों को दबा के, लोगों को कुचल के, अपने ही लोगों को दबा के, अपने ही लोगों को कुचल के अगर आप एक सुपर पावर बन भी जाएं तो उसका कोई फायदा नहीं है। ऐसा लोगों का विचार था यूएसएसआर के बारे में, उस वक्त के रशिया के बारे में। बट इन ईच कंट्री द आइडियाज ऑफ सोशलिज्म वर रीथॉट इन वैरायटी ऑफ डिफरेंट वेज। इसीलिए अलग अलग कंट्रीज में, क्योंकि सोशलिज्म का पहला एक्सपेरिमेंट बड़े लेवल पर रशिया ने किया था, तो अलग अलग कंट्रीज में जो सोशलिज्म के बारे में लोगों की विचारधारा थी वो अलग अलग होने लगी। देशों में, कुछ देशों में तो लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि अगर हम सोशलिज्म को अपनाएंगे तो हम भी रशिया की तरह सुपर पावर बन जाएंगे। कुछ लोग ये भी कहते थे कि अगर अपने ही लोगों को दबा के कुचल के सोशलिस्ट स्टेट बना के हम सुपर पावर बन भी गए तो उसका कोई फायदा नहीं है, इससे अच्छा तो हम नॉन सोशलिस्ट नेशन ही ठीक है। आगे आता है इंडिया में रशियन रेवोल्यूशन के बारे में क्या कुछ ओपिनियंस थे, क्या कुछ विचार थे। बहुत से इंडियंस ने रशियन रेवोल्यूशन से इंस्पिरेशन लिया। इंडिया में भी एक कम्युनिस्ट पार्टी बनाई गई 1920s के दौरान। बहुत से इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स जैसे कि जवाहरलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर ने
विजिट किया उस वक्त की सोवियत रशिया को और वहाँ के कल्चर को और वहाँ के चेंज को समझने की कोशिश की। इंडिया में बहुत सारी बुक्स लिखी गई हिंदी में रशियन रेवोल्यूशन के ऊपर, जैसे कि R.S. अवस्थी ने लिखी थी रशियन रेवोल्यूशन, लेनिन हिज लाइफ एंड हिज थॉट्स, और बाद में उन्होंने लिखी द रेड रेवोल्यूशन। S.D. विद्यालंकर ने लिखी थी द रीबर्थ ऑफ रशिया, द सोवियत स्टेट ऑफ रशिया, और बहुत सारे रशियन रेवोल्यूशन के ऊपर बहुत सारे वर्क्स लिखे गए तमिल, तेलुगु, मलयालम, मराठी, बंगाली में भी। आगे आता है, सोवियत रशिया में एक इंडियन जाता है और वो क्या देखता है। अब ये इंडियन क्या कहता है कि मैंने कभी नहीं देखा कि 50 अलग अलग देशों के लोग आपस में इतने घुल मिल, और इंडियन कहता है कि यहां आके मैंने पहली बार फ्री एयर में, आजादी की हवा में सांस लिया है। ठीक है, यहां पे सही मायने में आजादी क्या होती है वो यहां पे हम देख सकते। ठीक है, यहां पे गवर्नमेंट के बारे में, गवर्नमेंट के एक्शंस के बारे में। ठीक है, तो ये एक इंडियन का लिखा हुआ मतलब जो है आर्टिकल है जो कि रशिया को विजिट करता है। अब ये है रविंद्रनाथ टैगोर रशिया के बारे में क्या लिखते हैं कि मॉस्को में क्लीननेस काफ़ी कम है, स्ट्रीट पे जो लोग घूम रहे हैं वो स्मार्ट नहीं दिख रहे। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे वर्कर्स ही रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे जेंटलमैन कम है, वर्कर्स ही रहते हैं। और लेकिन एक पॉजिटिव चीज़ भी है, जो लोग किसी भी काम के नहीं थे आज उनको काम मिल रहा है रशिया में। मेरे देश के मुकाबले, यानी वो इंडिया की बात करते हैं, मेरे देश के मुकाबले यहां वर्कर्स की कंडीशंस काफ़ी अच्छी हैं। ऐसा लग रहा है कि किसी जीनी ने, अरेबियन नाइट्स कहानी के किसी जीनी ने आके यहाँ पे कोई जादू कर दिया है। वर्कर्स भूखे नहीं सोते, उनको काम मिल रहा है कम से कम। मेरे देश जैसा हाल नहीं है यहाँ के मजदूरों का। आज से 10 साल पहले जो मजदूर यहाँ पे अनपढ़ थे, हेल्पलेस थे, भूखे सोते थे, आज उनकी कंडीशन काफ़ी अच्छी है वहाँ के पहले के मुकाबले, और इंडिया के वर्कर्स के मुकाबले यहाँ के वर्कर्स की कंडीशन काफ़ी अच्छी है। ऐसा हमारे फेमस राइटर, फेमस बंगाली राइटर रविंद्रनाथ टैगोर जी। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका लेसन सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन। मैंने काफ़ी कोशिश की इस लेसन को अच्छे से आपको समझाने की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स जरूर दीजिएगा। देखिए बच्चों, चैप्टर काफ़ी बड़ा था, वीडियो बड़ी ही होनी थी। नो वन कैन हेल्प इट। कोई इस चैप्टर को अगर छोटा करता भी है तो शायद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स छूट जाते हैं, इसलिए 2 बड़ी बड़ी वीडियोस में इस चैप्टर को मैंने कंप्लीट किया। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और 9th क्लास की बाकी सब्जेक्ट्स का कंटेंट एक्सेस करने के लिए आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन को जरूर से जरूर चेक करें। एक बार डिस्क्रिप्शन में जाके आप देखें, वहाँ पे आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स का कंटेंट देखने को मिलेगा। कई जगह पे आपको चैप्टर एक्सप्लेनेशन, सैम्पल पेपर्स वगैरह काफ़ी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। थैंक यू एवरी